ओके मालिक, सो गुड आफ्टरनून मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप लोग तोड़ कर रहे होंगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। तो आज अपन बढ़ रहे हैं क्वेश्चन आंसर के कॉन्सेप्ट में। क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपके साथ वॉल्यूम 3 शेयर की है उसी के ऊपर है। आपके पास प्रिंट है, कुछ प्रिंट जो है नहीं है, व्हाटएवर, मेरे हिसाब से आप व्हाटएवर क्वेश्चन का आंसर मत देखिए, आंसर के बिना आप ट्राई करिए। ओके, दिस वॉल्यूम 3 एनीवे यू आर ऑलरेडी हैविंग। ओके, और जो यूट्यूब में बाद में देखेंगे, कहीं ना कहीं वी आर फोकसिंग ऑन द कंटेंट ऑफ क्वेश्चन बैंक एज सच। मतलब अपन वॉल्यूम 3 अपनी टेलीग्राम पे भी शेयर हो जाएगी जब ये यूट्यूब पे अपडेट हो जाएगा लेटर ऑन, तब अपन बाद में लेटर ऑन इसको अभी अपडेट करेंगे। एनीवे आज यूट्यूब पे प्राइवेट ही करने वाले थे अपन। तो अब कहानी ये बढ़ रहा है, अपन आज के सेशन में सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर 1। ओके, और उसके बाद सॉल्व करेंगे चैप्टर 3A। अब पॉइंट ये है कि चैप्टर 3 अपना कंबाइन है। अपन का चैप्टर 3A क्वेश्चन अलग है, 3B का क्वेश्चन अलग है, 3C का क्वेश्चन अलग है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो चैप्टर 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चैप्टर 1 अपन स्टार्ट टू एंड कर रहे हैं और वो खत्म होने के बाद जैसे ही चैप्टर 3 में जाएंगे तो मैं आपको रिस्पेक्टिव क्वेश्चन बताते जाऊंगा जिसमें आपको अपन को वही क्वेश्चन डिस्कस करना है, जिसके अंदर उस इस हिसाब से करेंगे। एंड वंस इज दैट इज डन, ओके, अपन थोड़ा सा केस सिनारियो जो ऑल टुगेदर सारे चैप्टर इंक्लूडेड है, जिसमें मैंने आपको बताया कि केस सिनारियो जिसमें एक ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस और रहेंगे, 30 से कम ही है। ओके, उतने क्वेश्चन और है केस सिनारियो जो सारे चैप्टर के मिलके बने हैं। उसमें से एक या दो क्वेश्चन जहां पर अपन मेजॉरिटी क्वेश्चन अपन जो चैप्टर 1 और चैप्टर 3A के रिलेटेड है वो करेंगे। ओके, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन वर्क किया हुआ है, वो सारे केस स्टडी में अपने कॉम्बिनेशन वर्क किया है। तो आपको खाली एक चैप्टर मिलेगा ऐसा नहीं है। और उसमें कुछ चैप्टर 2 के भी 2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे तो उतना सॉल्व कर लेंगे अपन, क्योंकि चैप्टर 2 का लॉजिक मेरे ख्याल से ब्रीफ में याद होगा। बट आई एम नॉट इनटू चैप्टर 2 एज सच, बिकॉज वो मैं रिवीजन के बाद के फॉर्मेट में करने के इसमें हूँ। ओके, जो वॉल्यूम 3 है, ओके, वॉल्यूम राघव जी, क्या इसमें भी लिमिट्स रहेंगे क्या सर? अबे लिमिट्स यूट्यूब पे डालूंगा मैं, ये तो क्या लिमिट्स की चिंता करना। यूट्यूब पे अगर लिमिट्स दे रहा होगा तो यूट्यूब दे रहा होगा, मैं नहीं दे रहा। ओके, और ये अपने गूगल ड्राइव में भी मैं ओपन फाइल ही रखने वाला हूं। तो ओपन फाइल ऐसे क्वेश्चन बैंक फोल्डर होगा, क्वेश्चन बैंक में आपको फोल्डर ओपन फाइल मिल जाएगी जिसमें चैप्टर का नाम होगा। लेकिन मैं आपको वापस बोल रहा हूं, फालतू पंचायती करना मत। किस सेंस में? ये चैप्टर बार बार देख के मतलब नहीं है। यू विल बी डूइंग ए झंडूबामगिरी। ये प्रैक्टिकल के लिए अप्लाई करें। ओनली सर्टेन क्वेश्चन विच आई विल मार्क यू, उतना देख लेना वापस। एंड उसके अलावा आपको लग रहा है भाई यार मेरे को ऐसा कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, ओके, तो मैंने आपको क्या बताया, ओनली यू शुड फोकस ऑन केस सिनारियोस, दैट्स इट। ओके, मैं आपको एक बार रिफ्रेश मार देता हूं यहाँ पर चैप्टर में किस तरह से जा रहा है, किस फ्लो में है। ये बुक में अगर आप देखोगे तो ये बुक में ओके अपना कंटेंट फ्लो जा रहा है। ओके, आपको ये जा रहा है 5 चैप्टर्स, ओके, जिसमें अपने इंडिविजुअल चैप्टर EIS के है। ओके, 5 चैप्टर्स इंडिविजुअल EIS के। स्क्रीन नहीं आ रही मालिक। ओके, ऐसा होता है कभी कभी जिंदगी में, कुछ चीजें होती है जो आगे पीछे चलती है, बट ठीक है, कुछ कर नहीं सकते। कभी कभी कोई चीजें, इच्छा बहुत होती है इंसान की कि ये करे वो करे। अब देखो अभी भी नहीं आया, तो मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। तो अब देखो अभी आया। तो इंसान जो ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या उनको स्क्रीन बराबर दिख रही है? जो मेरे ऑनलाइन वाले, तू जो ऑनलाइन है, तू इधर ऑनलाइन है, फिजिकली ऑनलाइन, तेरी आत्मा बैठी है इधर? तू बैठा है या तेरी आत्मा बैठी है? मेरे को बता, आर यू विविंग लॉजिकली और फिजिकली? माय फ्रेंड, आर यू विविंग फिजिकली और लॉजिकली? इफ यू आर लॉजिकली इट मींस यू आर इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। मैं बहुत आगे पहुंच गया, तू बहुत पीछे आ गया। बहुत बढ़िया है मालिक, वर्चुअली आप ऐसा तोड़ दिख रहे हो। ओके, सुनो रे, बी क्लियर। मैं आपको बता दूं चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, ओके, जिसके अंदर आपको 3 सेट हमेशा मिलेंगे। पहला होगा MCQ, अप्रोक्सीमेटली 20-25 क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो MCQ में रहेंगे। उसके बाद आपको मिलेगा इंटीग्रेटेड केस स्टडी फॉर ईच चैप्टर, जहां पर हर चैप्टर के ही इंटीग्रेटेड केस स्टडी है, जो अपन देखेंगे ऑलमोस्ट एक हाफ एन आवर के बाद वो आ ही जाएगा। ओके, यानी चैप्टर 1 के इंटीग्रेटेड केस स्टडी अलग है, चैप्टर 2 के इंटीग्रेटेड केस स्टडी अलग है, एंड सो ऑन। ओके, ये होगा। और RTP के क्वेश्चंस, RTP के थियरी क्वेश्चंस, ये होगा हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट में। अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट में आपको ये सारे क्वेश्चन के मिलेंगे, 3 पार्ट मिलेंगे। एंड उसके बाद है ओके चैप्टर 6 जिसमें है केस सिनेरियो, और चैप्टर 7 जिसमें है RTP MCQ। ये दोनों केस सिनेरियो और RTP MCQ हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट में करेंगे, या बीच में जब अपने को लगा स्पेसिफिक क्वेश्चन उठा सकते हैं तो उठा लेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से उसमें 2 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं तो उतना पेंडिंग रखेंगे, बट अपन सॉर्ट कर लेंगे, देख लेंगे होता कैसा है भाई।
ओके होता कैसा है भाई, मुलाकात देख लेंगे। ओके तो लेट्स स्टार्ट विद योर चैप्टर 1। चैप्टर 1 की कहानी कुछ कुछ चीजें आपको याद है। ओके दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं, ऐसा जनरलाइज वे में आप ध्यान रखना। ओके जब अपन रिपीट करेंगे या क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं या व्हाटएवर देख रहे हैं, ओके तो अपन एक बार है ना व्हाटएवर आंसर्स विल बी देयर, विल जस्ट क्लिक इट आउट कि उसका क्या आंसर है, उसका क्या आउटकम था, और उसके हिसाब से अपन इसको अपडेट करेंगे मालिक। ओके तो सबसे पहले चालू करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट आपके पहले पेज नंबर 1 पे ही आता है। ओके चैप्टर 1 का पहला सिनेरियो, अब ये जनरल क्वेश्चन है लेकिन ठीक है इसको देख लिए। ओके क्या कैसे जा रहा है, लेट्स सी आउट। ओके और अपन मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन में स्लोली जा रहा, स्लोली मतलब समझो आप ये समझिए कैसे सॉल्व करना है। ओके देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चन जहां पर आपको लग रहा है कि भाई यार मतलब 2-3 ऑप्शन भी हो सकते हैं, एक ऑप्शन 2 ऑप्शन निकल सकते हैं, सॉर्ट कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके यहां पर है ना आपको एलिमिनेशन वाला गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन वाला। ओके जो चीज है एप्लीकेबिलिटी वो ठीक है, जो नहीं है कैसे आउटकम करना है कैसे करना है वो अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार फ्लो में देखते हैं, अकॉर्डिंगली देखते हैं। थोड़ा सा मेरे साथ रहिए। ओके आंसर्स की तरफ मत रहिए। ओके एन एंटरप्राइज, अगर आप स्क्रीन पे देखते हो क्वेश्चन 1 या आपके नोट्स में व्हाटएवर है। ओके एन एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम EIS प्रोवाइड्स अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म that enables organization to integrate and coordinate their business process on a robust foundation। ओके यानी इन्होंने एकदम क्लियर बताया, एकदम बेसिक बताया कि एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मैं वापस बोल रहा हूँ ये 4-5 क्वेश्चन मैं इस तरह से करता हूँ, उसके बाद फिर आप उसको सॉर्ट आउट करोगे। ओके मैं आपको बता रहा हूँ एन एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम है प्रोवाइड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब ऑटोमेशन, ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट देयर बिजनेस प्रोसेस ऑन ए रोबस्ट फाउंडेशन। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेस है वो आपस में इंटीग्रेट होंगे और क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, और फाउंडेशन तोड़ है, रोबस्ट मतलब एकदम तोड़ रहेगा। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट डज नॉट फॉल अंडर द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIS। अब क्वेश्चन आता है सर अपन ने ऑब्जेक्टिव ऑफ EIS ऐसा कोई चैप्टर में पढ़ा क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ EIS ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या, व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ EIS ऐसा कुछ था क्या, नहीं, क्योंकि है ही नहीं तो कहां से लाएगा। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके क्या ऑब्जेक्टिव, ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अपन ने कुछ रिलेटेड कंटेंट पढ़े हैं, देखते हैं, और मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं आपको उसी दायरे में रहना है। तो एमसीक्यू एप्लीकेशन में क्या होता है देख लीजिए। ओके 4 ऑप्शन देखिए। ओके EIS का ऑब्जेक्टिव रिड्यूस सर्विस साइकिल, ओके सर्विस साइकिल को रिड्यूस करना, आइडेंटिफाई मैनुअल प्रोसेसेस, ओके रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मुझे कोई बताएगा इसका कंटेक्स्ट क्या है। ओके आंसर कुछ कुछ गए हैं, बहुत जन का आंसर है, कोई आंसर बता रहा है, कोई आंसर बता पाएगा इसका क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ EIS, इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑब्जेक्टिव EIS रहेगा। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट डज नॉट फॉल, मैं उल्टा बोला, डज नॉट फॉल दैट अंडर द ऑब्जेक्टिव्स, बी वाला आइडेंटिफाई। मेरा क्वेश्चन है ये कैसे मालूम पड़ा, या ये आंसर कैसे आया आपको, मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है, कोई मुझे बताएगा ये आंसर कैसे कंक्लूड हो रहा है आपको। ऑटोमेशन, इसका कंटेक्स्ट क्या है, अगर आप थोड़ा सा नोट करोगे, ये आपको EIS वर्ड देके कंफ्यूज किया है, बाकी ये कॉन्सेप्ट वर्ड EIS का नहीं है, इन्होंने स्टार्टिंग के लाइन में बता दिया है ये क्या यूज कर रहे हैं, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। अब मेरे को बताओ, अगर आपको याद होगा बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन, अगर आप लिंक करोगे बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन में आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। रिड्यूस सर्विस साइकिल किधर था सर, रिड्यूस सर्विस साइकिल वाज नथिंग बट योर फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सेकंड टाइम सेविंग, टाइम सेविंग इज नथिंग बट सर्विस साइकिल आपका रिड्यूस करना। उसके बाद और एक लास्ट पॉइंट था टर्न अराउंड टाइम, नेक्स्ट 2 पॉइंट था रिड्यूस कॉस्ट, एंड उसके बाद और एक क्वालिटी तोड़ होगी, उसके बाद BT रिलायबिलिटी एंड विजिबिलिटी। अगर आप देखोगे तो उसका कॉन्सेप्ट अगर देखोगे तो रिड्यूस सर्विस साइकिल बैठ जाता है, रिड्यूस कॉस्ट बैठ जाता है, इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, आइडेंटिफाइंग मैनुअल प्रोसेस, टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे ख्याल से आई डू थिंक सबको आंसर क्लियर है अभी, आपको लॉजिक समझा। यानी अगर इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसा क्वेश्चन आया या इंस्टीट्यूट ने ऐसा कुछ क्वेश्चन फेंका जिसको अपने को लग रहा है कि है ही नहीं, ऐसा मत सोचना मालूम नहीं है, पढ़ाया नहीं है, अपन ने सब पढ़ लिया है। मैंने आपको पहला क्राइटेरिया डे 1 पे बोला है 100% सिलेबस लॉजिक होना चाहिए, उसके बाद फिर अपने को पॉइंट ये मालूम होना चाहिए कि इसके लिंक्ड इर्द गिर्द होगा। तो मेरे ख्याल से पहला पॉइंट है। ओके झेप रहे मालिक, ओके पहले पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है। सेकंड वाला आराम से जाइए, आराम से, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नेचर, पहले वाले का आंसर क्या होगा फाइनल, आइडेंटिफाई मैनुअल प्रोसेस, बी को क्लोज करते हैं अपन। ओके depending on the size, nature of work and complexity involved in the process of an organization, business processes are often broken into different categories: primary, secondary, management. Which one of the following falls under the purview of primary process? Primary process में कौन से आएंगे? अब देखो क्या क्या है। पहला deals with legal compliance, deals with core business and value chain, deals with core process and functions within the organization,
डील्स विद मेजरिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एक्टिविटीज। बाकी एक घाई मत करिए, पहले मेरे को बताओ कौन सा उड़ाओगे बताओ, मेरे को बताओ। पहला उड़ जाएगा, लीगल कंप्लायंस का तो कोई डिस्कशन नहीं है, तो ए तो उड़ा ही दो, मैं आपको बता रहा हूं आराम से, घाई मत करना। उसके बाद मेरे को बताओ बी हो सकता है, ओके बी है, चांस है, कोई बोल रहा है बी वाला बोल रहा है डील्स विद कोर बिजनेस एंड वैल्यू चेन, ओके हो या नाम है, ओके मेरे को बताओ सी डील्स विद कोर प्रोसेस एंड फंक्शंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी सी वाले पे भी बहुत जन बोल रहे हैं, ओके डी वाले पे कोई बोल रहा है क्या मालिक? पॉसिबल ही नहीं है, तो डी वाला क्यों नहीं हो सकता मालिक? डी वाला कौन सा है? मैनेजमेंट है, ओके यानी इसमें से अभी दो क्लियर कट हट गए, यानी दो कंफ्यूजन वाले हैं। अब दो कंफ्यूजन वाले क्या है, ओके दो में से अपन क्या करेंगे? कोर बिजनेस, ओके इन शॉर्ट मैं सिर्फ एक पॉइंट पढ़ रहा हूं, कोर बिजनेस और कोर प्रोसेसेस, ये डील्स किससे करेगा? याद रखना, ओके व्हेन आई डिस्कस अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी प्रोसेस हमेशा बिजनेस, मेन बिजनेस को डील करता है, कोर प्रोसेस को डील नहीं करता। वो कोर प्रोसेस है, वो कोर प्रोसेस है, आप समझिए वर्ड समझिए, वो कोर प्रोसेस है, पर वो कोर प्रोसेस से डील नहीं करता। कुछ समझ में आ रहा है? समझ अशोक मालिक, मैं बोल रहा हूं, ओके इन्होंने क्या बोला? प्राइमरी प्रोसेस किससे डील कर रहे हैं, तो ये डील किससे कर रहे हैं? क्या ये प्रोसेस से डील कर रहे हैं? नहीं, ये किससे कर रहे हैं? बिजनेस से। तो इसीलिए यहां पर आपको सी वाला पोर्शन क्यों निकलना चाहिए? बिकॉज इट डील्स विथ कोर प्रोसेस, इसीलिए नहीं आ सकता। तो इसीलिए यहां का आंसर क्या होगा मालिक? बी। मेरे ख्याल से मालिक बी वाला पॉइंट समझ में आया? ओके अब कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, एक वर्स्ट बोल रहा हूं, वर्स्ट पॉइंट समझो। ओके यहां पर आप पहले क्लियर याद रख लो कि भाई ये कोर बिजनेस से डील करता है, और दूसरा और एक वर्ड है जिसकी वजह से इंफ्लुएंस होना चाहिए, वैल्यू चेन। क्योंकि वैल्यू चेन प्राइमरी का मेन मकसद क्या था? वैल्यू ऐड करना, ओके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? डायरेक्टली। सेकेंडरी और मैनेजमेंट का इनडायरेक्टली, तो उस पर कभी अपन वैल्यू ऐड करने का बोलते ही नहीं है, हमेशा बोलने वैल्यू ऐड बोलने का कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? प्राइमरी। तो ये एक और एक हिंट है जिससे पॉइंट होता है। और दूसरा पॉइंट ये समझा देता हूं सर, व्हाट इफ, ओके सपोर्टिंग प्रोसेस की बात आती है, क्या सपोर्टिंग प्रोसेस कौन से प्रोसेस से इंटरेक्ट करते हैं? मेरा क्वेश्चन, मैं एडिशनल पूछ रहा हूं इसमें से, क्या सपोर्टिंग प्रोसेस किसी और से इंटरेक्ट करते हैं? प्राइमरी प्रोसेस है, ओके इसको समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? ओके सेकेंडरी प्रोसेस किससे डील करते हैं? क्या सेकेंडरी प्रोसेस डायरेक्टली कोर बिजनेस से डील करते हैं? ओके एग्जांपल याद दिला दो, देखो घाई मत करो, आप समझो इस एग्जांपल को, आप समझो इसके लॉजिक को समझो, और ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। जिसको समझ गई गुड इनफ, जिसको नहीं समझिए प्लीज लिसन केयरफुली। ओके और ये पॉइंट आप दिमाग में डालो और इसी ये फ्लो आप समझ जाओ। मैं आपको बता रहा हूं, ओके मेरे को बताओ, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स प्राइमरी, सेल्स ऑफ गुड्स प्राइमरी, मार्केटिंग प्राइमरी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सेकेंडरी। ह्यूमन रिसोर्स कस्टमर से डील नहीं करेगा, ह्यूमन रिसोर्स प्रोडक्ट को फोकस नहीं करेगा, लेकिन कस्टमर के डील करने के लिए कौन पर्सन होना चाहिए या परचेस करने के लिए कौन पर्सन होना चाहिए, कौन डिफाइन करेगा? एचआर। अब मेरा क्वेश्चन है, ओके मैं क्या बोल रहा हूं, ओके आपके हिसाब से प्राइमरी और सेकेंडरी में से कोर कौन है? कोर प्राइमरी। क्यों प्राइमरी है? क्योंकि अल्टीमेटली यही करेंगे तो धंधा चलेगा, ये बंद किया तो धंधा चलेगा क्या? एचआर रखो खाली, बाकी परचेस सेल्स बंद कर दो, धंधा चलेगा क्या? तो आपको धंधा चलाने के लिए प्राइमरी चाहिए मालिक, एवरीबॉडी एग्री? ओके अब मेरा क्वेश्चन ये है, इन शॉर्ट आपने ये बोला कि भाई डील्स विद कोर बिजनेस, इसका मतलब द प्रोसेस विच डील विद कोर बिजनेस आर प्राइमरी, उसको अपन कोर बिजनेस प्रोसेस भी तो बोल सकते हैं। कुछ समझ करो, ओके कौन से प्रोसेस होंगे? कोर बिजनेस प्रोसेस। क्वेश्चन को फोकस करो, प्राइमरी प्रोसेस आर, प्राइमरी प्रोसेस का और एक नाम अगर आप देखोगे, और एक नाम देखोगे ऑपरेशनल था, ऑपरेशनल या प्राइमरी, वो कोर बिजनेस प्रोसेस हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो किससे डील कर रहे हैं? कोर बिजनेस से। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? प्राइमरी प्रोसेस डील्स विथ, प्राइमरी प्रोसेस डील्स विथ, ओके यानी यहां पर आपको देखना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ प्राइमरी प्रोसेस। इन्होंने ये पूछा नहीं है प्राइमरी प्रोसेस क्या है, प्राइमरी प्रोसेस क्या है, इनका मेन कॉन्सेप्ट है ये क्या, कौन से एरिया पे फोकस करते हैं, तो इनका एरिया कौन सा हुआ? कोर बिजनेस, ओके लेकिन इनको प्रोसेस को नाम क्या देंगे अपन? ये जो प्रोसेस है प्राइमरी, उसका और एक नाम क्या हो सकता है? ऑपरेशनल हो सकता है, इसका और एक नाम क्या हो सकता है? अगर ये कोर बिजनेस से डील करते हैं मालिक, कोर बिजनेस प्रोसेस होते हैं, इसका दूसरा नाम हो सकता है, पर ये डील कोर बिजनेस प्रोसेस से थोड़ा कर रहे हैं, ये खुद से, अरे अमित तातिर खुद से अमित तातिर थोड़ा डील करेगा। कुछ समझ में आ रहा है मालिक? तो इसीलिए याद रखना, तो ये एक एडिशनल आउटकम दिया मैंने, आउटकम दिया। अब मेरा इसमें क्या पॉइंट था समझाना, अगर मैं बोलूं विच प्रोसेस डील्स विद कोर बिजनेस प्रोसेस, तो आपका क्या क्वेश्चन आएगा? सेकेंडरी, बिकॉज सेकेंडरी डील्स विद कोर,
सेकेंडरी डील्स विथ कोर बिजनेस प्रोसेस, लेकिन कोर बिजनेस से कौन डील कर रहा है? प्राइमरी। तो प्राइमरी डील्स विथ कोर बिजनेस, सेकेंडरी डील्स विथ कोर बिजनेस प्रोसेस। मेरे ख्याल से मालिक समझ में आ रहा है। और अगर ये चीज थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए रहेगी, मतलब ये देखो इधर सिलेबस में था नहीं ज्यादा डिस्कशन, ओके, पर मैंने आपको बताया था ये पोर्शन और किधर मिलेगा आपको? एसएम में, चैप्टर 2 में आप पढ़ोगे, ओके, माइकल पोर्टर इसी चीज पे समझाता है। तो ऐसा इसमें मैं नहीं बोल सकता ऐसा डायरेक्टली ये पॉइंट है, बट ये एसएम का ही क्वेश्चन है, ये ईआईएस का ही क्वेश्चन है, लेकिन ईआईएस के अंदर वो लॉजिक आप बिठाना हो, मतलब ये वर्ड आपको पहली बार है ना, मेरे को बताना अपन ने कोर बिजनेस पे ध्यान देना है या कोर प्रोसेस पे ध्यान देना है? कोर बिजनेस पे, ओके। फिर कोर प्रोसेस से काम है, कोर प्रोसेस करके कुछ है कि नहीं है? है, लेकिन सेकेंडरी है, सेकेंडरी डील करता है। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। तो ये थोड़ा सा एडिशनल उधर मिलेगा, बट नॉट नेवरदलेस मेरे ख्याल से सेकंड पॉइंट लॉजिक समझा मालिक, ओके। तो अगर लॉजिक याद रखना, ओके, प्राइमरी प्रोसेस डील्स विथ कोर बिजनेस, दैट्स इट, ओके। थर्ड वाला आंसर आप बोलो मेरे को, थर्ड वाला आप पढ़ो एक बार आराम से। वन ऑफ द इजीएस्ट आंसर है। कैसे कैसे मालूम पड़ा कैसे इजीएस्ट आंसर है? ऑटोमेशन करना है, मैनुअल है तो उसको क्या करना है? ऑटोमेशन। और उसका और एक छोटा सा तरीका मेरे को बताओ, ओके, अभी तक के सिलेबस में आपने एक्सपर्ट सिस्टम कुछ वर्ड पढ़ा? इग्नोर करो, मतलब है नहीं, ओके। आपने स्ट्रेटेजिक लेवल सिस्टम पढ़ा? नहीं, पर ये एसएम में मिलेगा, एसएम की वजह पर एसएम में, ईआईएस में तो हेडेक नहीं करने का, ओके। अब बचा कोर बिजनेस बैंकिंग सिस्टम, क्या ऐसा वर्ड है? क्या नहीं है ना? कौन सा है? सीबीएस चैप्टर 5, पर वो कब आएगा? बैंक में। अब ये मैन्युफैक्चरिंग या बैंक है? तो खत्म हो गया, बैंक का मैन्युफैक्चरिंग करेगा, ओके, मतलब एचडीएफसी बैंक से कपड़ा बनाएगा, ओके। तो मेरे ख्याल से आंसर क्लियर है। और दूसरा चीज जो आपने डायरेक्टली कर लिया, मैनुअल को ऑटोमेट करना, उसको क्या बोलेंगे? बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। सुनिए अभी प्लीज 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 प्लीज, मेरे को क्या मैं ये समझ में आया एकदम आंसर। अब क्वेश्चन एग्जामिनेशन में थियरी कैसे आएगी? सुनो, हाँ एवरीवन सुनो, थियरी सुनो, क्वेश्चन थियरी यही रहेगा, ओके। ये रहेगा, ओके, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ब्ला ब्ला ब्ला, अनिल ऑडिटर है, ओके, वो बता रहा है डीले मैनुअल की वजह से हो रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है कंपनी शुड अडॉप्ट, ओके, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, या कंपनी शुड अडॉप्ट ऑटोमेशन फॉर ऑटोमेशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम। ऐसा क्वेश्चन आएगा। आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स ऑफ दिस ऑटोमेशन। कुछ समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? थियरी का समझा, थियरी क्वेश्चन कैसे आएंगे? थियरी क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, थियरी क्वेश्चन भी यही रहेंगे, बस इसके बाद मल्टीपल क्वेश्चन के लॉजिक में बैठना। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? अगर इसमें क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन ले लो, सेम क्वेश्चन ले लो, और इसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ है, ओके, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन दिस इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी या ऑटोमेशन? स्टेप्स इन बीपीए। हाउ मेनी स्टेप्स इन बीपीए आर देयर? 8। एकदम सबसे पहला पॉइंट, ओके, व्हाई बीपीए? लॉज एंड रेगुलेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए स्मार्ट। उसके बाद नहीं सॉरी, थर्ड इज डॉक्यूमेंट, चौथा इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बीपीए स्मार्ट, पांचवा इंगेज कंसल्टेंट, कैलकुलेट आरओआई, डेवलप बीपीए, टेस्ट बीपीए। पक्का क्लियर? तुमको थियरी भी समझ में आ रही है? मैं आपको बता रहा हूं, इसी चीज से अपना थियोरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, ओके। तो क्योंकि कल एक क्वेरी आई थी एक व्हाट्सएप ग्रुप में, आपने फेस टू फेस वाले में नहीं, ऑटोमेशन मतलब ये वर्चुअल वाले इसमें ग्रुप में है, सर ये इतने में हो जाएगा? मैं बोला इतना तो कर ले, फिर मैं बोला तेरे को लग रहा है तो कर ले, और ज्यादा ढूंढ ले, तेरे को ये मालूम पड़ेगा। एग्जांपल, तुम मॉड्यूल देख लो, मॉड्यूल कवर्ड है, आरटीपी देख लो, आरटीपी कवर्ड है। अब बोलोगे सर पिछले अटेम्प्ट के क्वेश्चन, मैंने क्या बताया था, वो प्रॉब्लमेटिक इशू इसलिए है क्योंकि कंफ्यूजन होगा, ओके, क्योंकि कौन सा किधर शिफ्ट हुआ है, ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स है। एंड तीसरा सिनेरियो, आपके इंस्टीट्यूट की जो बुकलेट चाहिए उठा लो, ओके, आपको ये मिलेगा, और इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा। अब और एक्स्ट्रा करने की इच्छा है तो गूगल पे सर्च मारिए डीसा सीसा एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस, ओके, एकदम आराम से 2-4 महीने बैठ के सॉल्व कर सकते हो। कम से कम 5000 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट मिलेंगे आपको। चाहिए डीसा के तो मैं दे सकता हूँ 5000 क्वेश्चन मिनिमम अपना डीसा, क्योंकि डीसा के भी अपना मतलब कोचिंग में है अपन इन्वॉल्व, तो 5000 प्लस क्वेश्चन उसके चाहिए तो कर लो भाई, ओके। वो उसकी लिस्ट है, गूगल पे भी मिल जाएगी मालिक आपको। तो भारत माता की जय। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर। तो थियरी का क्वेश्चन समझ में आया? ये तो एमसीक्यू बेटा थियरी से आएगी, तो कंफ्यूजन होना नहीं। चौथा क्वेश्चन, ओके, चौथा क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये, हाँ ये भी ट्राई करिए मालिक, ये भी आपका एप्लीकेशन बेस्ड है, ये भी एप्लीकेशन बेस्ड है, और ये मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। मिस्टर एक्स हैज ए सेटअप हिज न्यू बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कलर पेन्स। वाह,
ओके तो निधि जी के लिए काम आएगा ये बिजनेस. He is well known about various kind of risk involved in his business. However, he unintentionally violated some industry regulation while setting up the business. Which category of the risk is there? पहला है strategic, financial, compliance, environmental. मेरा पहला पॉइंट है, आप देखो environment अपने सिलेबस में था नहीं, तो खत्म कर दो, छोड़ दो. ठीक है, strategic हो सकता है क्या? क्योंकि strategic में मैंने बताया था compliance है. strategic याद है ना, strategic में compliance risk है. ओके, फाइनेंशियल है क्या? नहीं है. अब मत मतलब मेरे को बताओ, नॉन कंप्लायंस किया तो पेनल्टी लगेगी ना, तो क्या कंप्लायंस रिस्क भी है? तो अब इसमें से स्ट्रैटेजिक जाएगा या कंप्लायंस जाएगा? स्ट्रैटेजिक या कंप्लायंस? ओके, जासिम भाई और वैभवी ने तो बोल दिया भाई ये कंप्लायंस है. कंप्लायंस होगा या स्ट्रैटेजिक होगा? ओके, पक्का? ओके, स्ट्रैटेजिक क्यों नहीं हो सकता? मेरा क्वेश्चन सिंपल. तो अच्छा, वो बैन कर दिया, यानी बिजनेस बंद हुआ तो स्ट्रैटेजिक में जाएगा. इज दैट पॉइंट क्लियर? ठीक है, और एक छोटा सा वर्ड देते हैं जिसको थोड़ा सा हाईलाइट रखिए. ओके, जिसमें लिखा है उसने कैसे किया है, नॉन कंप्लायंस कैसे किया है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली? अनइंटेंशनली. तो जैसे ही अनइंटेंशनली चीजें आ गई तो चीजें पेनल्टीज होकर सॉर्ट आउट हो जाती है डेफिनेटली. ओके, देखो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी अवॉइडेड, मतलब वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नॉट बी डिबेटेड. ओके, लेकिन टू द एक्सटेंट ठीक है, पर ये पॉइंट्स है, तो इसका आंसर क्या होगा आपके लिए? कंप्लायंस. स्ट्रैटेजिक से धंधा बंद. अगर ये लोग लिख रहे हैं कि ये नॉन कंप्लायंस जो हुआ है अनइंटेंशनली भी हुआ है, लेकिन इनका बिजनेस इसकी वजह से लॉक हो जाएगा, तो कौन सा रिस्क होगा? स्ट्रैटेजिक. जी पाना मालिक. चौथा पॉइंट क्लियर. तोड़मैन. ओके, पांचवा, ये भी तोड़ है. गिग्स एंड गिग्स इज द फूड कोर्ट इन ए शॉपिंग मॉल. इट वांट्स टू ऑटोमेट इट्स मैनुअल कैश काउंटर इनटू ऑटोमेटेड कार्ड सिस्टम. सेम कार्ड कैन बी यूज्ड एट वेरियस फूड आउटलेट्स इन फूड कोर्ट. This automation optimizes the information flow in service and billing. Identify the following objectives of BPA that Gigs and Gigs is achieving by this method. पहला क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? मैं एमसीक्यू छोड़ दो, क्वेश्चन समझा क्या? क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? गिग्स एंड गिग्स ने क्या किया? पहले इनके सिस्टम कैसे थे? मैनुअल. फिर इन्होंने क्या किया? ऑटोमेट. पर ऑटोमेट पूरा नहीं किया. ऑटोमेट कितना किया मालिक? ऑटोमेट क्या कितना किया? सिर्फ और सिर्फ कार्ड का. और वो कार्ड का सिस्टम कौन सा ऑटोमेट करता है? वो कार्ड मतलब क्या है? नहीं आइडिया? फूड कार्ड क्या होता है? फूड कार्ड होता है, अगर आपका टेलीफोन नंबर, मतलब एक आपको कार्ड दिया जाता है, आपका नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, पॉइंट्स, ये सब चीजें वो कार्ड में स्टोर की जाएगी. अब आप कोई भी आउटलेट में जाओगे, मेरे को बताओ आपको क्या देना पड़ता है? आपको आपका नाम, एड्रेस सब देना पड़ता है क्या? आप क्या देते हो? सिर्फ कार्ड देते हो, या तो आप टेलीफोन नंबर बताते हो और डेटा आ जाता है. कुछ समझ में आया? ओके, वो वही बता रहे हैं कि भाई यार इंफॉर्मेशन फ्लो ऑप्टिमाइज हो रही है. परफेक्ट. रिड्यूस्ड टर्न अराउंड टाइम. ये तो एकदम लॉजिक बैठा क्या? रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम. ये सबका स्टार्टिंग में क्लियर हो गया था क्या? लॉजिक समझा क्या? रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम. ओके, लॉजिक सिंपल है. देखो, गवर्नेंस नहीं हो सकता. गवर्नेंस नहीं हो सकता, रीजन सिंपल है, क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंसी का डिस्कशन नहीं है. रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट कम का कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं ये लोग. क्वालिटी हो सकता है, बट नथिंग टू डू विथ रिस्पॉन्स टाइम, क्योंकि लास्ट लाइन पूछिए कौन सा ऑब्जेक्टिव है, तो इसका आंसर क्या होगा? रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम. भारत माता की जय. परफेक्ट. ओके, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन भी इजी है. मिस्टर जेड इज फ्रेश एमसीए and doing internship in e-commerce company. Okay, he has been given a task to prepare a flow chart. अरे सॉरी, सिक्स वाला छोड़ दो एक बार के लिए. ये आपका फ्लो चार्ट कवर नहीं होगा तब तक नहीं होगा. ये फ्लो चार्ट के टाइम देखना. सिक्स वाला छोड़ दो. सेवंथ वाला इजी है एक्चुअली. सेवंथ वाला आपको आना चाहिए. सेवंथ वाला नहीं आया तो मां कसम तोड़ तांडव करूंगा मैं. सिक्स वाला जिसने फ्लो चार्ट किया तो उसका ये रहेगा. सिक्स वाला जो है, सिक्स डी है. तेरे को तूने देख लिया क्या फ्लो चार्ट? फिर कैसे मालूम पड़ा डी है? लग रहा नहीं आंसर देखा साल है. झूठ मत बोल. सिक्स वाले का तो डी आंसर है. ओके, रिस्क है, क्योंकि अगर देखे फ्लो चार्ट में हमेशा प्रोसेस होता है, डिसीजन होता है, डॉक्यूमेंट होता है. सिक्स वाला ठीक है, वो बाद में देख लेना जब फ्लो चार्ट का लेक्चर होगा. सेवेंथ, मेरे को सेवेंथ वाला बताओ रे. एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स that are used to identify events that are relevant to organization objective. Identify which of the following is not a component of ERM framework. मेरे को बताओ पहले कंपोनेंट कितने हैं? कंपोनेंट कितने हैं? 8. कौन से सबसे पहले? इंटरनल एनवायरमेंट, ऑब्जेक्टिव 7, इवेंट आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट और एक वर्ड रिस्क रिस्पॉन्स. मां कसम. ओके, इसके बाद कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग. मालिक तोड़ मालिक. ओके, इसमें से सीधा खत्म कर दो. कौन सा वाला? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. अभी झंडू जैसा क्वेश्चन है ये, और ये आया तो जबरदस्त बोनस है. और ऐसे 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लिख के ले लो. 5 क्वेश्चन आपको ऐसे झंडू जैसे ही मिलेंगे. ओके, बट ठीक है, वर्थ है. अगला पॉइंट, आठवां पॉइंट भी अपना ठीक है.
ये भी इजी है, ये इंटरनल कंट्रोल है, ये ऑडिट का आंसर है, ऑडिट का, अगर आपको याद है ऑडिट का आंसर रिलेटेड है। The objective of internal control is to enable organization manage its challenges and disruptions seamlessly. Identify which of the following is not an objective of internal control. Okay, compliance with laws and regulation, meeting sales target, reliability of reporting, effectiveness and efficiency of operation. B है पक्का? अरे देख के मालूम पड़ रहा B है। और सर ये आंसर कहां पर है अपने सिलेबस में? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अगर आपको याद है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितने ऑब्जेक्टिव है? 4। ये मैंने बताया था आपके ऑडिट में चैप्टर 4 में भी है। 4 पॉइंट क्या क्या थे अगर आपको याद है तो? सब सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट्स, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन एंड कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। मेरे ख्याल से सबको झिप रहा है, ऑनलाइन वाले पंटर लोग सबको जम रहा है। ओके पक्का समझा नहीं आंसर? ओके ये ऑडिट में भी अब मिल सकता है आपको, बट ये लॉजिक है ईएस के कॉन्सेप्ट में। ठीक है मालिक, अगला पॉइंट भी तो तोड़िए भाई। 9 वाला भी मैं नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। 1 4 3 अभी 14 तारीख को तो आंसर वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। हाँ 1 4 3 14 फरवरी की बात कर रहा था मैं। आगे 14 तो भाई, तो 1 4 3 का सेक्शन क्या है? पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। तो मैं इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बता दिया मालिक। ठीक है आगे जाते हैं। हाँ अपना फेवरेट, कभी भी सेंसिटिव पर्सनल प्राइवेसी ये इंफॉर्मेशन आना अपनी दिल खुश हो जाता है, बिकॉज इसी पे तो अपनी जिंदगी है। अरे एकदम क्लियर कट आना चाहिए। 10th का क्या होना चाहिए? होम एड्रेस। सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन कितने हैं? 6। कौन सा रूल बताता? रूल कौन सा बताता? रूल 3। 6 कौन से? पहला पासवर्ड, बायोमेट्रिक, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन, मेंटल फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज सेक्सुअल ओरिएंटेशन। परफेक्ट मालिक। तो यहां पर होम एड्रेस आपका नहीं है, इसीलिए अगर होम एड्रेस अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ आपका, अगर आपका होम एड्रेस मेरे पास था और वो कॉम्प्रोमाइज हुआ, क्या आप मेरे पास एसपीडीआई के ऊपर एक्ट पॉसिबल नहीं है? ओके नथिंग टू डू विद दैट। परफेक्ट मालिक, तोड़ मालिक। ओके 11th वाला क्वेश्चन। ओके मिस्टर श्रवण, HR manager of MNC has asked his subordinate to prepare files of processes involved in HR management. Which of the following does not form part of HR management? पक्का ना? इनवॉइसिंग किसका हिस्सा है? सेल्स का या परचेस का, डिपेंडिंग है इनवॉइस क्या है। तो इसमें सीधा इनवॉइसिंग कट हो गया। ओके जी आंसर कहां से रिकॉल हो रहा है? प्रोसेस। HR साइकिल, कितने साइकिल थे? 4। 3 है बेवड़े, 4 किधर है? 4 कौन से? रिक्रूटमेंट, ओरिएंटेशन, डेवलपमेंट, टाटा बाय बाय, टर्मिनेशन। परफेक्ट मालिक, परफेक्ट तोड़ मालिक। Okay, to make success in business and to reduce the timing of manual work, the organization should implement BPA, which involves documentation as well. आराम से। हाँ ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, which involves documentation as well. Which of the following is not a benefit of documentation of BPA? पहला, clarity on process, to find bottleneck, identify the source of inefficiency, design new policy. मैं आपको समझा दूं ये कहां से आ रहा है, ये लॉजिक क्या है। ये जनरल क्वेश्चन है लेकिन लॉजिकली बैठ जाना चाहिए। ओके जैसा कोई स्पेसिफिक आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, ये जनरली आपको मिलता है। सर कहां पर है? ओके रिकॉल करो स्टेप्स इन बीपीए। ऑटोमेशन करना है आपको, नाम आया बीपीए आया कि नहीं? बीपीए इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या? स्टेप्स इन बीपीए इंप्लीमेंटेशन। बीपीए इंप्लीमेंटेशन करना मतलब स्टेप्स इन। अरे मेरे को बताओ बीपीए के 7 क्वेश्चन याद है ना? 7 में से स्टेप्स इन बीपीए हुआ। स्टेप्स इन बीपीए में कितने स्टेप्स है? 8 में से तीसरा कौन सा? डॉक्यूमेंट। कौन सा प्रोसेस? एग्जिस्टिंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट करके क्या होगा आपको? एग्जिस्टिंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट करके क्या होगा? और इस पे देवेश ने ये भी किया था। ओके इस पे एग्जिस्टिंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट करके क्या होगा मेरे को बताओ। ओके सबसे ये जनरल क्वेश्चन है, मेरे को बताओ क्या आपको प्रोसेस पे क्लैरिटी मिलेगी? यस। ओके क्या आपको बॉटलनेक्स मिलेंगे? बॉटलनेक्स मतलब समझ में आ रहा? दिक्कत कहां पर प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्या बॉटलनेक्स मिलेंगे मालिक? ओके क्या आपको सोर्स ऑफ इनएफिशिएंसी मिलेगी? इनएफिशिएंसी मतलब किधर टाइम अरे जिधर टाइम ज्यादा लग रहा है उधर ही तो ऑटोमेशन करना है। एंड लास्ट पॉइंट कि डिजाइन न्यू पॉलिसी। मेरे को बताओ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट करके क्या आप नया पॉलिसी बनाओगे क्या? नहीं, नया पॉलिसी तो बीपीए होने के बाद कंसल्टेंट आएगा, आरओआई देगा, उसके बाद डेवलप होगा। समझ में आया? तो ये जनरलाइज क्वेश्चन है, बट देयर इज नथिंग टू डू विद आउटसाइड द सिलेबस। ये आपको एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन हो गया, बट ठीक है। ये मेरे ख्याल से झीपा मालिक ये वाला पॉइंट, तो इसका आंसर क्या है? डी। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर एवरीवन? पक्का? किसी को भी डाउट है इसमें मेरे को पूछो। पक्का ना? आपको समझा ये लिंक किसे? स्टेप्स इन बीपीए। कैसे मालूम पड़ा स्टेप्स इन बीपीए का? हाँ इंप्लीमेंटेशन।
शब्द शब्द एमसीक्यू में यही प्रॉब्लम हो जाएगी शब्द का। तो मेरे ख्याल से हमारे क्लियर। अगला पॉइंट अगला पॉइंट भी एकदम तोड़ इजी है, तोड़ इजी है, तोड़ 13 बता दो मेरे को। 13 एक्चुअली देखा जाए तो ये चैप्टर इसका है भी नहीं है, चैप्टर 2 चैप्टर का लॉजिक है, पर ये क्या है चैप्टर 2 का है, क्या है? नहीं, एन ऑनलाइन स्टोर फॉलोज ए प्रोसेस ऑफ इंटीमेटिंग अबाउट होल ट्रैकिंग ऑफ द ऑर्डर प्लेस्ड बाय कस्टमर थ्रू एसएमएस ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। किसके रजिस्टर पे, किसको मैसेज कर रहे हैं हम लोग? यानी एग्जांपल तुम्हारा, तुमने मेरे ऑर्डर किए पेन ड्राइव, मैंने तुमको ट्रैकिंग ऑर्डर भेजा। अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो दोस एक्टिविटीज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ओके 4 चीजें हैं। सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, ऑर्डर टू कैश या प्रोक्योर टू पे। आराम से, घाई मत करना। देखो ओके, सबसे पहला पॉइंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या? ये सप्लाई चेन छोड़ दो तो सप्लाई चेन उड़ गया। ओके, प्रोक्योर टू पे नहीं है। अब यहां पर सिर्फ 2 इसमें कंफ्यूजन है, एक है सीआरएम और एक है ऑर्डर टू कैश। मेरे को बताओ ऑर्डर टू कैश में ओके आप क्या करते हो? खाली क्या ऑर्डर टू कैश में क्या करते हो आप? प्री एक्टिव सेल्स प्रोसेस ना। ऑर्डर टू कैश मतलब कौन सा प्रोसेस? सेल्स। सेल्स प्रोसेस क्या है? चैप्टर 2 होगा, कुछ नहीं कर सकते अपन इसमें। प्री सेल्स प्रोसेस क्या है? प्री सेल्स एक्टिविटी, याद है? फिर क्या होगा? प्री सेल्स एक्टिविटी, फिर क्या है? सेल्स ऑर्डर, फिर इन्वेंट्री सोर्सिंग, याद है? इन्वेंट्री सोर्सिंग के बाद क्या होगा? डिलीवरी, डिलीवरी के बाद क्या होगा? बिलिंग, और बिलिंग के बाद पैसा मिलेगा। कहीं पर भी कस्टमर को इन्फॉर्म करने का है क्या इधर? तो इट इज नथिंग टू डू विद सेल्स। सेल्स का है ही नहीं ना मालिक। सेल्स का क्यों नहीं समझ में आया क्या? आपके दिमाग में आया? समझ में आया क्या मालिक? सेल्स का कोई लेना देना क्यों नहीं है मालिक इसमें? क्योंकि इसमें कस्टमर। सेल्स का लेना देना कहां तक होगा? ओके, सेल्स देना, लेना और पैसे लेना और देना, मतलब बिलिंग करना और खत्म, इधर तक खत्म है। या इन्वेंट्री सोर्सिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यार लॉजिस्टिक वाला, वो सेल्स का हिस्सा हो सकता है। तो इसमें क्या पॉइंट है? इसका आंसर क्या होगा? कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। बट ये मोर अगर देखा जाए तो चैप्टर 2 से थोड़ा सा ज्यादा लिंक होगा, बट ठीक है, जैसे भी कॉम्बिनेशन है। मेरे ख्याल से समझ में आया मालिक? अरे हाँ या ना एवरीबॉडी? ओके, अगला पॉइंट स्क्रीन पे देखिए और ये आप बताइए 14वां पॉइंट। A huge oil spilled from an oil well run by British Petroleum, one of the largest oil companies in the world, and resulted in assessed environmental damage of about $20 billion. The company expended an amount of $2 billion on promotional ads, informing the world that it is an environment-friendly company. The promotional ads were done to prevent company from which damage? Okay, strategic, operational, financial. स्ट्रैटेजिक, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और रेपुटेशनल। ओके, अभी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट है। उन्होंने मेरे को बताओ वो एड में क्यों खर्च किया? एड में क्या बताया? वो क्या बता रहे कंपनी वर्ल्ड को? क्या बता रहे हैं वो? वर्ल्ड को क्या बता रहे हैं? अपना ओके हम लोग एनवायरनमेंट का ध्यान रख रहे हैं, पर उसके पहले उनकी गलती हुई थी ना। गलती होने के बाद वो लोग रेपुटेशन क्या कर रहे हो? इन शॉर्ट रेपुटेशनल। अब ये सी इसको रेपुटेशनल आंसर है, इसका रेपुटेशनल है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये प्रॉब्लम क्या है। ये क्वेश्चन था अपने सिलेबस में ओके, बट ये 2 साल पहले तक 2020 में ये क्वेश्चन जो आपने 6 पॉइंट पढ़े, मेरे को बताओ बिजनेस रिस्क कितने थे? बिजनेस रिस्क मेरे को बताओ। बिजनेस रिस्क 6, स्ट्रैटेजिक, फाइनेंशियल, कंप्लायंस या कंप्लायंस का ही, उसके बाद है ऑपरेशनल, उसके बाद है हजार्ड एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है रेसिडुअल। पहले ये 8-9 पॉइंट थे जिसके अंदर रेपुटेशनल भी था, दूसरा और पॉइंट एनवायरमेंटल भी थे, ऐसे 3-4 थे। तो उसकी वजह से ये आंसर था, तो इसकी वजह से ये रेपुटेशनल है, मैंने अभी तक रखा हुआ है। तो जस्ट टू मेक श्योर दैट ये पॉइंट रहे तो याद रखना इसका रेपुटेशनल है। अब रेपुटेशनल कैसे आया? ओके, अनडाउटफुली अपने पूरे सिलेबस में नहीं है। अब तू देख लो, ढूंढ लो, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ओके, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इसलिए रखा ताकि एक एडिशनल पॉइंट ये समझ में आ जाए, हाँ भाई ये रेपुटेशनल वाला कॉन्सेप्ट होता है। ओके, अभी सर इसमें एक क्वेश्चन ये होता है कि सर ऐसा कोई आंसर लिख सकते हैं जो अपने बुक में है ही नहीं। क्वेश्चन ये आता ना। अभी मेरे को बताओ रेपुटेशनल, आपने रेपुटेशनल पढ़ा क्या? इसके अंदर पढ़ा ही नहीं है रेपुटेशनल। तो अपन के लिए अगर मैं कंटेंट वाइज देखूं, अगर रेपुटेशनल अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो अपन इसको स्ट्रैटेजिक बोलते थे। लेकिन स्ट्रैटेजिक कैसे होता था मेरे को बताओ आप? क्या इससे बिजनेस बंद हुआ? यही तो पॉइंट है। अपन कैसे बिजनेस बंद किधर हुआ मालिक? आपने खर्चा किया एड, ये पूछ रहे ये एड पे जो खर्चा किया है, ये एड पे जो खर्चा किया है, तो इससे कौन सा रिस्क बताया? ऐसा है। अभी आप मेरे को बताओगे कि सर, आप बोलोगे सर ये स्ट्रैटेजिक रिस्क है। ओके, मेरे को बताओ एनवायरमेंटल डैमेज हुआ तो क्या बिजनेस ही बंद कर देते? क्या इससे पेनल्टीज भी ले सकते हैं? तो हो सकता है भाई यार इसके साथ में इट कैन बी एन इंपैक्ट ऑन रेगुलेटरी ऑल्सो।
तो ये थोड़ा सा हाँ कंपैरिजन के पॉइंट पे, ये मल्टीपल पॉइंट है, तो इसको ये सिर्फ एक क्वेश्चन को आप ऐसे ही रखो कि जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया, ये रेपुटेशनल करके आंसर ध्यान रखोगे। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? तो इसका आंसर क्या रह जाएगा मालिक? हाँ अरे इधर तो कुछ और गान चल रहा है मालिक। आसिम भाई पूछ रहा है, दूसरा ही कुछ चल रहा था, इधर तो ब्लर हो रही स्क्रीन वो चल रहा है। आसिम भाई पूछ रहे हैं एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में ये क्वेश्चन रट लो, ओके ये क्वेश्चन आया तो रेपुटेशन लिखो, खत्म। बस ऑप्शन नहीं करना इसमें, दिमाग पूरी करना मत। अगर ये क्वेश्चन आया तो, इसके अलावा कुछ आया, अगर एग्जाम्पल अभी इसमें रेपुटेशनल नहीं दिया है, रेपुटेशनल नहीं दिया इसके अंदर, और मैं बोल रहा हूँ रेपुटेशनल नहीं दिया ना, फिर ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे द प्रोपोर्शनल एड वर्ड प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम विच डैमेज, ये बहुत मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर रेपुटेशनल नहीं दिया होता और इसको प्रोबेबली अपन और एक कौन सा रिस्क दे देते हैं, हजार या रेसिडुअल रिस्क बोलते हैं, रेसिडुअल, ठीक है, हजार या रेसिडुअल रिस्क जो भी है, ओके। तो यहां पर क्योंकि हजार रिस्क लिखा तो हजार भी हो सकता है ना। मेरे को बताओ अगर एनवायरमेंट के लिए डैमेज हुआ मेरी कंपनी से, क्या उसका इंश्योरेंस अवेलेबल है? क्या नहीं? मैं तेरे को मतलब मैं जाने तो बोलना नहीं चाहता, इंश्योरेंस तेरे को जो चीज चाहिए सबके लिए अवेलेबल है। हाँ मेरे को अभी वो दोस्ती आई, मैंने कहा इंश्योरेंस तुमको जिस चीज के लिए चाहिए, जिस चीज के लिए, ओके, एवरीथिंग इज इंश्योर्ड एंड ऑफिशियली इंश्योर्ड, ओके। तो ये है सर। और आईसीए ने आंसर की स्ट्रेटेजी किया तो, आसिम बोलता है आईसीए ने अगर इंस्टीट्यूट ने अगर इसको स्ट्रेटेजी किया तो क्या करने का सर? देखो रिस्क उतना है, ओके, दैट इज कॉल्ड रिस्क एपेटाइट। इतना तो एक हाथ क्वेश्चन का अपन रिस्क एपेटाइट लेंगे मालिक, ओके, बट इसके लिए मोर प्रिसाइजली, मतलब मोर प्रिसाइजली बोल रहा हूं, मोर प्रिसाइजली यही आंसर रहेगा, रेपुटेशनल, ओके। क्या रे पंटर? हाँ अच्छा, मेरे को लगा ये इसमें ये पक्का समझा। अभी क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया सर आपने क्या करना, मेरा सजेशन क्या रहेगा, रेपुटेशनल, खत्म, ये क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ आया तो अपने फिट टू करना, ओके। अगला आंसर तो अपना हो चुका है, ओके। अगला पॉइंट है देवेश भाई सर स्ट्रेटेजिक रिस्क कवर करता है रेपुटेशनल रिस्क को, तो उसका मसाला दिया हुआ है। देवेश भाई मैं आपको वही बता रहा हूं, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराने कंटेंट से रिलेवेंट है, इसीलिए मैंने इसको रेपुटेशनल किया है, ओके। स्ट्रैटेजिक में मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो अगर जैसे अपन ने रेपुटेशनल केस में भी अपन ने पढ़ा था, ओके। देखो स्ट्रैटेजिक रिस्क में मैंने आपको बताया था इवन रेगुलेटरी रिस्क भी आता है, तो अभी अपन किसको लेना किसको नहीं लेना, ये थोड़ा सा आपको शांति से समझना होगा, ओके। मैं वापस बोल रहा हूँ, इस पे अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसपे आपको लग रहा है यू नीड टू अप्लाई योर ब्रेन, ओके। मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये क्या बोला, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोला, मैंने बोला ये क्वेश्चन, मैंने वर्ड पहले भी डिस्कस किया, ये क्वेश्चन रट लो, इसलिए बोला क्या ये क्वेश्चन रट लो, ऐसा आया तो इसमें रेपुटेशनल लिखना, बाकी अदर देन दैट अपने 6 वाले पॉइंट ही अप्लाई करना। यही बोला ना मैंने, कि मैंने कुछ और बोला? मैंने यही बोला भाई, मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन रट लो, बस ये क्वेश्चन में आप रेपुटेशनल लिखना बस, ओके। ये क्वेश्चन में प्लीज सुन ले मेरे भाई, मेरे को तू फाइनल में आना चाहिए और मेरे दूसरे सब्जेक्ट लेने चाहिए भाई। मैं लॉ भी पढ़ाता, ओके, ऑडिट में रहता, पर तू मेरा टारगेट है भाई, मैं खाली इमोशनल वाइज नहीं सोच रहा भाई, बता दिया भाई, और साथ में ऐड भी कर दिया रेपुटेशनल, ओके। अगला पॉइंट में मेरे ख्याल से आंसर क्लियर है, रूल 6, इसमें डाउट ही नहीं करना, ओके। याद रखना, खाली इतना समझ लेना, जो डेटा ले रहा है उसके लिए कंसेंट चाहिए 5, और वो थर्ड पार्टी को दे रहा तो रूल 6, बस ये ध्यान रखना। अगर मैं आपसे डेटा ले रहा हूं तो रूल 5, और मैं किसी को दे रहा हूं तो रूल 6, बस ये चीज मिक्स मत करना भाई। आई डू थिंक एवरीबडी क्लियर विद रूल 5 एंड रूल 6, तो 15 में कोई दिक्कत नहीं। 16th, दिस इज ऑल्सो तोड़ मन मैन, ये भी अपना तोड़ कॉन्सेप्ट है, इसको मैं थोड़ा ये भी बताऊंगा इसमें। Mr. Ajay, as an internal auditor of steel company, observed that vendor supplying the material to manufacture the steel began to supply damaged material. Vendor मतलब सो झोल निकलते मालूम है ना? Okay. He reported the issue to company's top management. Which of the following risk management strategy would follow by top management of the company if they decided to seek for more capable supplier and leave the current supplier? घाई मत करना, मैं और वापस आंसर की मत देखो, और की कोई देख के बोल रहा है तो मेरे को आंसर का बताओ, रीजन बताओ, ओके। इसमें पहला है टर्न बैक, अभी टर्न बैक अपने सिलेबस में है नहीं है, टर्न बैक छोड़ दो, टर्न बैक मतलब एक्सेप्ट जैसे पकड़ो,
ओके, तो अपने पास तीन है, एक है ट्रांसफर, एक है मिटिगेट और एक है एलिमिनेट। ओके, मेरे को बताओ क्या करना है। ट्रांसफर, मिटिगेट, एलिमिनेट। मेरा क्वेश्चन है ट्रांसफर हो सकता है क्या? क्या ये ट्रांसफर है, रिस्क ट्रांसफर है क्या? नहीं। ओके देखो क्वेश्चन समझो, एक सप्लायर आपको डैमेज मटेरियल दे रहा है, आप इसलिए सप्लायर शिफ्ट कर रहे हो ताकि दूसरा सप्लायर डैमेज मटेरियल ना दे। ओके, तो क्या ये ट्रांसफर ऑफ रिस्क है? नहीं। ट्रांसफर ऑफ रिस्क में क्या होता है? इंश्योरेंस होता है, आउटसोर्सिंग होता है, जिसमें अपन ऑल टुगेदर प्रोडक्शन का ही काम किसी और को देते हुए। तो ये चीज बॉस ट्रांसफर तो छोड़ दीजिए। अब पॉइंट आया, क्या ये एलिमिनेट में आ सकता है? एलिमिनेट नहीं होगा। एलिमिनेट मतलब क्या? रिस्क को क्या करना? कम करना, उड़ाना। और एक क्या है? मिटिगेट। मिटिगेट में क्या करना? तो मेरे को बताओ मिटिगेट कम कैसे करते हैं? गिव मी करेक्ट आंसर। मिटिगेट कैसे करते हैं? मिटिगेट कम कैसे करते हैं? मिटिगेट मतलब क्या? अबे बेस्ट अल्टरनेटिव कैसे होगा? मिटिगेट मतलब क्या? मैं जब भी बोला मिटिगेट जब भी मैंने वर्ड यूज किया है, मिटिगेट जब भी वर्ड यूज किया मैंने, एक वर्ड मैंने हमेशा वो कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है मैंने आपको। और अगर किसी को नहीं आ रहा तो डोंट वरी, अरे ये क्वेश्चन से याद है, इसके लिए तो क्वेश्चन अपने को वो बेस बनता है। बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट है मालिक। देखो सुनो, नहीं रिस्क रिस्पॉन्स नहीं, रिस्क रिस्पॉन्स में तो चारों चीज आती है मैडम। सुनो, अरे रिस्क मिटिगेट मालिक। ओ मालिक तू गया नहीं, बच गया। ओ मालिक तू मत जा रे, तू बैठूंगा वापस। ओके, मिनिमाइज करना। मिनिमाइज कैसे करते हैं? कंट्रोल डाल के। सुनो, अगर ये क्वेश्चन में होता कि जो सप्लायर तुम्हें डैमेज मटेरियल दे रहा है, वो सप्लायर का मटेरियल आने के पहले हम सिक्योरिटी गार्ड को बोलते पूरा चेक कर और उसके बाद ही लेंगे, मिटिगेट। कंट्रोल लगाते थे हम। क्या करते थे? कंट्रोल। वो हमें डैमेज मटेरियल ले रहा है ना, तो तुम उसको मिटिगेट कैसे करोगे कि वो तुम्हें डैमेज मटेरियल ना दे? कंट्रोल लगा के। कुछ समझ में आ रहा है? क्या इसमें कंट्रोल लगाया या सप्लायर चेंज किया? तो कंट्रोल पे लगाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है रे, कंट्रोल है ही नहीं है। कंट्रोल कब होता था? मिटिगेट कब होता है? कंट्रोल लगाया, कंट्रोल लगाया, क्या होगा? ओके, मिटिगेट होता। तो अब क्वेश्चन आया सर फिर बचा क्या? मिटिगेट तो कंफर्म नहीं है मालिक, मिटिगेट तो कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं। मिटिगेट के लिए दिमाग में याद रखो, ये क्वेश्चन कैसे आता है या कुछ भी पूछा, एग्जांपल तुमको रिकॉल नहीं हो रहा है, अपन ने मिटिगेट कैसे किया? नहीं, हाँ श्यामला नहीं, कंटेंट रिवाइज नहीं हो रहा था, मतलब याद नहीं आ रहा कंटेंट याद नहीं आ रहा है, तो अपने उसको मिटिगेट कैसे किया? रिवाइज करके, रिवाइज किया, लिखा, ये सब चीजें की ना, तो क्या हुआ? मिटिगेट हुआ, कम हुआ। रिस्क है, मिटिगेट हो गया। लेकिन कुछ समझ में आ रहा है? प्लीज डू अंडरस्टैंड, अगर मैं बोलता डैमेज मटेरियल है और वही चीज लेते के पहले मैं चेक करता, सिक्योरिटी गार्ड होता या उसको कोटेशन देने के पहले ही उसको पहले कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता, ये सब क्या होता था? मिटिगेट। पर मैंने वो किया है, सप्लायर चेंज किया, सप्लाई चेंज, तो मिटिगेट तो है ही नहीं। मिटिगेट इज नॉट ए सप्लायर चेंज। तो फिर क्या होगा? अभी दो ही ऑप्शन बचे, फिर वापस अभी आ गए। देखो टर्न बैक तो है नहीं, टर्न बैक तो छोड़ दो, फिर बचे वापस कौन से दो ऑप्शन? एलिमिनेट और ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होता है मालिक? ट्रांसफर मतलब रिस्क मेरे पास ही नहीं है। ओके, मेरे पास ही रिस्क नहीं है। ट्रांसफर ओके अभी यार, ओके यानी डैमेज मटेरियल आ रहे ना, आने दे, इसके लिए मैं क्या ले लूंगा? इंश्योरेंस। ये हो गया ट्रांसफर। सर ये क्या हो गया? एलिमिनेट। ट्रांसफर नहीं होता। ट्रांसफर होता तो क्या होता था इसमें? ओके, आई वुड हैव टेकन इंश्योरेंस लेता था, या जो मैं मैन्युफैक्चरिंग करता था, ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज को क्या करता था? आउटसोर्स। ये कॉन्सेप्ट था। तो ये क्या हो गया मालिक? एलिमिनेट। ओके, एक बार थोड़ा सा स्क्रीन पे देखिए और कंटेंट की तरफ मैं थोड़ा सा गौर फरमाने बोल रहा हूं मालिक, गौर फरमाइए, थोड़ा सा गौर फरमाइए। मेरे ख्याल से एक सेकेंड ना मालिक, क्या हुआ है यार? ये झंपे है यार। स्क्रीन पे देखो, एक बात देखो, एलिमिनेट द रिस्क। एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? हम कोई टेक्नोलॉजी ले लेंगे जिससे रिस्क एलिमिनेट होगा। अगर आपको याद होगा, एक क्लास में बताया था मिरर बैकअप। हम सप्लायर को चेंज करेंगे ताकि क्या रिस्क होगा?
एलिमिनेट होगा। हम वेंडर को चेंज करेंगे तो क्या होगा, एलिमिनेट होगा। ये 3 पॉइंट पे, ठीक है। वो क्लास में उस टाइम पे एम्फेसिस होता भी नहीं, और ना मेरे को करवाना है, मेरे को क्वेश्चन के टाइम पे करवाना होता है वो, तो एनीवे वो क्वेश्चन पे ही करवाता हूँ। और ये आपके साथ में नहीं है, हर बैच के साथ में, तो टेंशन मत लो आप। तो हर इसको बाद में समझ में आता है। और ये चीज अब मेरे को बताओ, ये स्टार्टिंग में मैं बता भी देता, आप में से 50+% सोए होते थे साले, उनको कोई लेना देना नहीं था ये कंटेंट से, ये कंटेंट वर्ड से कोई लेना नहीं, इनको मालूम ठीक है ना, टेक्नोलॉजी सप्लायर ये क्या वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है समझ में आ रहा है अभी। अगर मैंने टेक्नोलॉजी चेंज की क्या होगा, टर्मिनेट। ओके, अगर मैंने सप्लायर चेंज किया, टर्मिनेट एलिमिनेट जो भी है। ओके, ये वाला सिनारियो। और वेंडर चेंज किया क्या होगा, एलिमिनेट। ओके, आप समझे। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे को यहां पर मेरे को यहां पर जियो नेटवर्क दे रहा है, लेकिन जियो का नेटवर्क डाउन हो रहा है, इसलिए मैंने वोडाफोन पे चेंज किया। ओके, ये क्या हुआ, एलिमिनेट द रिस्क, एलिमिनेट द रिस्क। कुछ समझ में आ रहा है क्या मालिक? अभी वर्ड का इंपॉर्टेंस समझा? अरे अभी मां कसम, अभी इसके बाद गलती हुई ना तुम्हारी, इसके बाद गलती हुई तो अभी झंडू बम तुम। ओके, तो अब बोलो मिटिगेट मतलब क्या हुआ, रिड्यूस किया। रिड्यूस मतलब उसके साथ ही है अपन, लेकिन अपन उस पर और कुछ करते हैं। अब मेरे को बताओ, ओके मेरे को मालूम पड़ रहा है यार वाईफाई का नेटवर्क इधर तक नहीं आ रहा है, सुनो जियो का नेटवर्क कम है इधर तक, मैंने बूस्टर डाला, बूस्टर मालूम है ना, बूस्टर्स वो डालते हैं, या कनेक्शन चाहिए उसमें कनेक्शन वायर किया, ये क्या हुआ, मिटिगेट। झेप रहा है मालिक, दिस इज मिटिगेट, कंट्रोल डालना। डैमेज मटेरियल सप्लायर दे रहा था, आपने उसको चेक करना चालू किया, क्या हुआ, मिटिगेट। मिटिगेट कंट्रोल डाले आपने। ओके, झेपा मालिक। एंड ट्रांसफर में तो मैंने आपको बता दिया, 2 वर्ड याद रखो यार, 2-3 वर्ड के कॉन्सेप्ट में काम खत्म हो जाता है। पहला वर्ड है आपके लिए ओके क्या करने का, इंश्योरेंस, और दूसरा क्या है, एसएलए। एसएलए मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट। इसमें क्या कर दिया अपन ने, अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पे थोप दी। अपन ने बोला ठीक है हम तो काम करेंगे, लेकिन कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसकी भरपाई कौन करेगा, आप। इवन एसएलए में भी अगर आपको याद होगा, और एसएलए का नेक्स्ट वीक में मैंने आपको बोला भी मंडे मतलब ये चीज कंटेंट तोड़ चालू होगा, तो आपको उसमें एसएलए का कंटेंट महत्व समझ में आएगा। उस दिन आपको समझ में आएगा एसएलए कितना इंपॉर्टेंट है। डाउन टाइम कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी किसकी, हमारी या प्रोवाइडर की, तो वह किसमें लिखा होगा, एसएलए। यानी अगर डाउन टाइम ज्यादा हुआ तो हम किसको पकड़ेंगे, प्रोवाइडर को, एसएलए के। भेजेपा मालिक, पक्का पक्का समझा? ओके ठीक है। हाँ, एक तो एसएलए मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ाया था पहली बार। ओके, अभी है चैप्टर 4B, क्लाउड मेन क्लाउड है। 4B में क्लाउड में ही पढ़ा अपने, इंस्टॉल्ड ऐप एंड क्लाउड बेस्ड ऐप, उसमें अपने एसएलए पढ़ा था। ओके, बट नेवरदलेस अभी मेरे ख्याल से आपको वर्ड अभी झुक गए, तो अभी इसका आंसर क्या हुआ बेटा, टर्मिनेट और एलिमिनेट। ओके, सी वाला आंसर। ऑनलाइन गरिमा जी, आयुष, सबको ही समझा, लॉजिक समझा 16 का भी? सबको लॉजिक समझा गया, बाकी छोड़ दो। अरे एक सेकंड, ऑनलाइन हो जाओ। आपके घर पे बीएमसी का पानी आता है, ओके, आपका वो रेगुलर नहीं है, तो आपने बीएमसी का पानी बंद करके ओके कुआं खोदा और कुएं से पानी लिया, टर्मिनेट और लॉजिक सम अभी बैठ गया। ओके सही है। ओके, आपको बीएमसी का पानी नहीं आ रहा है, ओके वो पानी नहीं आ रहा है, बीएमसी में कंप्लेंट किया, और कंप्लेंट करने के बाद आपने वो स्टेप्स लिए ओके ताकि पानी का फ्लो आए, या पानी की टाकी साफ सफाई कर ली, मिटिगेट। अभी झेप जाना चाहिए मालिक, समझ में आया मालिक? झेपा ना मालिक? अगला पॉइंट आप मेरे को बता दो, अगला पॉइंट तो आपने ही बताना है। 17 वाले में डन करो। हाँ, 17 वाला आई डोंट वांट वेरी कंफ्यूजन, और ये डायरेक्ट आंसर है अपने इसमें से, और ये इसमें तो एकदम कांड है। इन biannual meeting of DEF hotel group, the senior officials are discussing risks that could prevent hotels effective working in relation to customer satisfaction and change integration. Which of the following business is discussed here? Operational, clear cut, 2 वर्ड आपको ढूंढने हैं ऑपरेशन के लिए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। अगर आपको इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की लगी है तो क्या इंपैक्ट होगा, ऑपरेशनल। परफेक्ट, सी वाला पॉइंट। और मेरे को नहीं लगता इसमें समझाने की जरूरत है, मेरे को किसी को डाउट रहा तो मेरे को बता देना, मैं आज सेपरेटली समझा दूंगा, बट लॉजिक नहीं है इसमें समझाने के लिए। ठीक है मालिक? अगला पॉइंट भी आप डायरेक्टली आंसर दो। 18th वाला भी आई वांट, ओके ये रटा हुआ है अपने, बहुत बार रटा है भाई। 18th वाला, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्रोल दैट डज नॉट बिलोंग टू आईटीजीसी। थोड़ा सा रिकॉल करना होगा, मैं आंसर रिकॉल करा दूं। आईटीजीसी रिकॉल कर लेते हैं। पहले पॉइंट, आईटी जनरल कंट्रोल। आईटी जनरल कंट्रोल पॉलिसी होनी चाहिए,
पॉलिसी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। ओके ठीक है, मैं उल्टा रिकॉल करता हूं। पहले पहले आईटी कंट्रोल बोला तो कितने कंट्रोल? दो। कौन से? जनरल एंड एप्लीकेशन। जनरल में आईटीजीसी बोलते ना, वो आईटी जनरल कंट्रोल। इसमें कितने पॉइंट थे? 8। इसमें कितने? 6। और 8 और 4 थे याद रखने के लिए। तो 8 कौन से? पहले पॉलिसी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। दूसरा सिनेरियो एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन। ओके तीसरा सिनेरियो ओके 2 जन एसओडी नाम नहीं है उसका, सेपरेशन ऑफ आईटी फंक्शन, खरीदते वक्त बनाते वक्त, डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन, सॉफ्टवेयर बन गया उसको अपडेट करना है, चेंज मैनेजमेंट एंड उड़ गया बैकअप एंड सीआईए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। और इसके अलावा 4 चीजें थी अगर आपको याद है तो। एक तो है मॉनिटरिंग, एक है एसएलए, एक है ट्रेनिंग, और उसके अलावा एक पॉइंट था इंसिडेंट मैनेजमेंट। इंसिडेंट याद है आपको? इंसिडेंट मैंने बताया था दोनों केस में। ओके हेल्प डेस्क, टेक्निकल प्रॉब्लम, ये सब आते हैं। परफेक्ट मालिक, तोड़ मालिक। अब मेरे को बताओ इसमें से कौन सा आंसर नहीं है? सी वाला। पक्का क्लियर है? एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन रिपोर्टिंग किसका हिस्सा है? एक्सेप्शन रिपोर्टिंग किसका हिस्सा है? एप्लीकेशन। क्योंकि एप्लीकेशन में अगर आप देखोगे 6 थे, एक बार रिपीट कर ही लेते। 6 बताओ फिर फटाफट। सबसे पहला ओके, सबसे पहला डेटा एडिट्स, दूसरा पॉइंट लॉगिंग, बैलेंसिंग, एक्सेप्शन और एरर, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, एरर रिपोर्टिंग, एंड लास्ट है एसओडी, सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटीज। याद है ना मालिक? ओके ये पॉइंटर रहेगा। तो इसका आंसर एक्सेप्शन रिपोर्टिंग है। ये क्यों है? क्योंकि ये एप्लीकेशन का है। तो 18 का सी चला गया। परफेक्ट मालिक, तोड़ मालिक। ओके और मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि मतलब एक्चुअली मेरा टारगेट कैसा रहता था। ओके ये क्यों मैं ऐसे यूजुअली मैं बता रहा हूं, मतलब यूजुअली मतलब व्हाट इज ऑलवेज माय टारगेट। जब अपन कुछ क्लास करते हैं, अभी ये चीजें तो रिकॉल होना, मतलब बैच खत्म हो गया पूरा, उसके बाद गैप होता है, फिर अपन को वापस और एक रिवीजन का मौका मिलता है। आप समझे? मतलब ये चीज में क्या होती है और ये चीज में आप कर क्या रहे हो। अब मैं आंसर भी रिकॉल करता हूँ, अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो यूजुअली वो मेरा प्लान हमेशा इंप्लीमेंटेशन वैसा होता है, बट ठीक है वो मतलब मार्च में तो अपन एक रिवीजन। तो आपने मार्च में मतलब देखो अब क्लास खत्म होने के बाद है ना, कनेक्टिविटी क्लास के साथ जरूरी है, जिसका कॉन्सेप्ट है रिवीजन लेक्चर या मैराथन लेक्चर। आप क्लास से छूटे ओके, कहानी खत्म हो जाएगी और वापस अपने को टाइम कम लेना है, आगे आगे आगे। तो इसीलिए चीजें हैं। तो अभी आप थोड़ा सा उस पर फोकस करना। अगला पॉइंट भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, इजी आंसर है। अगला पॉइंट डिस्कस नहीं किया, अगला पॉइंट किया है शायद, याद नहीं मेरे को। ए बी फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी प्रोवाइड लोन्स अगेंस्ट गोल्ड। ओके सोना देना पड़ेगा। The company has created a policy to ensure each loan has been given properly documented. Gold accepted as security has been properly valued and same is kept in secured vaults. यानी तिजोरी में रखा हुआ है। Dash would ensure management directive to mitigate the risk or to the achievement of objectives are carried out. Fill in the blanks with appropriate okay from the following. एक है कंट्रोल एक्टिविटीज, ओके बी कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। बिफोर दैट मैं रिकॉल करा दूं एक आंसर को, ये लॉजिक है। ओके ये याद है आपको, सीक्वेंस याद करो। कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग। ओके अब लॉजिकली इनका क्वेश्चन क्या जा रहा है, ये बोलते हैं लोन अगेंस्ट गोल्ड दे रहे हैं, ठीक है, गोल्ड ले रहे हैं, गोल्ड का वैल्यूएशन बराबर हो रहा है, गोल्ड की चोरी ना हो, वैल्यूएशन बराबर है, चोरी ना हो, इसलिए वो किधर रख रहे हैं? तिजोरी में। ओके अब मेरे को बताओ चोरी ना हो ना तो तिजोरी में है, तो ये क्या होगा? क्या ये कंट्रोल एनवायरमेंट है? नहीं, ये कंट्रोल एनवायरमेंट पॉलिसी प्रोसीजर्स के जैसा हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, गवर्नेंस हो गया। दूसरा पॉइंट क्या ये रिस्क असेसमेंट है? नहीं, रिस्क असेस तो कर लिया, रिस्क असेस कर लिया। अगर इधर बोलते कि चोरी हो सकता है, रिस्क असेसमेंट, ये बोल रहे चोरी से बचाने के लिए कर रहे हैं, तो क्या हुआ ये? कंट्रोल एक्टिविटीज। तो ये क्या हो गया? कंट्रोल एक्टिविटी। क्या ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हो सकता है? नहीं। ओके इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मतलब ये कस्टमर को बोलते थे आपका लोन सेफ है। एंड मॉनिटरिंग ओके ये कंटिन्यूस चेक करते थे कि भाई इनके चोरी हो नहीं रही है, अदर थिंग्स है। मेरे ख्याल से समझ में आते जा रहा मालिक? अरे हाँ या ना? ओके लास्ट आंसर बता दीजिए मालिक, लास्ट वाला आंसर तो आपको आना चाहिए। ये वाला नहीं आया तो मतलब फिर तो तोड़ी हो जाए, मतलब अपना सियाट 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 याद है ना? सियाट का कॉन्सेप्ट याद करो। घाई मत किया करो कभी भी। इंटीग्रिटी, ये कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी अनऑथराइज्ड एक्सेस, इंटीग्रिटी अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन, अवेलेबिलिटी अनऑथराइज्ड विथहोल्डिंग एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टाइम डाउन होगा। इधर क्या चाहिए? इंटीग्रिटी। अमेंडमेंट है ना, तो मतलब मॉडिफिकेशन है, तो यहां पर आ गया आपका इंटीग्रिटी। परफेक्ट मालिक, तोड़ मालिक। मेरे ख्याल से ये अप्रोप्रिएटली आपको समझ में आया सारे सारे के सारे क्वेश्चंस? अरे हाँ या ना? पक्का?
ठीक है मालिक। ओके तो ये हो गया। अब आते हैं इंटीग्रेटेड केस स्टडी पे। तो अगले पेज पे आपकी वैसे भी आंसर की है जिसके अंदर आप देख लेना। ओके मैंने सारे वैसे रिव्यू किए हुए तो कोई दिक्कत है नहीं आंसर की जब गया था, पर हो सकता है प्लस माइनस कुछ हो जाए। तो पर जो अपने क्लास में डिस्कस किया फाइनल टच है। इंस्टीट्यूट का कॉम्बिनेशन है साथ में है, और हाँ हाँ मिक्स मैच है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के इसमें ना लिमिटेड है। मतलब अगर आईसीए की बुकलेट लिखे तो उसमें केस सिनेरियोस कुछ पॉइंट थे। ओके कुछ केस सिनेरियो से 15-16 थे, फिर उन्होंने 25-26 किए, फिर उसमें से 2-3 केस सिनेरियो इररिलेवेंट है जो डिलीटेड है, तो वो करके क्या फायदा होगा। तो ऐसे हुआ। फिर मैंने जो रिलेवेंस डीसा में है इसका का है, इसका कभी अपने आईसीए नहीं निकाला, तो जो इंस्टीट्यूट ने निकाला है वो लिया है। सीसा का लेके मतलब नहीं है। सीसा का मतलब इंस्टीट्यूट को पहले डीसा में डालने दो फिर सीसा में लेते हैं, मतलब अपना ईआईएस में लेते हैं। तो अपन ने इसका के 2-3 क्वेश्चंस इसका से उठाया, इसलिए 2-3 वर्ड इधर उधर रहेंगे। ये वाला क्वेश्चन ऑल टुगेदर ये रखा है इंस्टीट्यूट ने, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली बोला नहीं क्या देवेश ने बोला ये रेपुटेशनल वाला जो था, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली बोला कि भाई यार इंस्टीट्यूट ने रखा है फिर भी रखा हुआ है, तो इसलिए अपन ने उसको रट लेने का एक। ओके इंटीग्रेट केस स्टडी, अगर आप नोट करोगे इतना केस स्टडी बड़ा है। ओके इसके पढ़ने में तुम्हारा ऐसा पंचायती होगा। तो एक केस स्टडी अपन रीड कर रहे हैं। ओके टाइम कितना लेना क्या नहीं लेना ये डिस्कशन अपन लास्ट में करेंगे, स्टार्टिंग में बोल के फायदा नहीं है। स्टार्टिंग में आपने कैसे पढ़ना है, उसमें से क्या क्रक्स निकालने हैं, मेन प्रॉब्लम पॉइंट हुआ है। और ये इसमें और आगे वाले केस सिनेरियो में डिफरेंस क्या होगा। ये 10 मार्क का रहेगा आपका, 10 मार्क आपका यही रहेगा गारंटी एमसीक्यू का। ईएस में भी ऐसा है, एसएम में भी ऐसा। 10 मार्क के लिए इतनी मगजमारी कर रहे हैं। तो ओनली डिफरेंस ये अभी जो इंटीग्रेटेड केस स्टडी कर रहे हैं अपन ये इसमें और आगे ओके 6 वाले इसमें केस सिनेरियो में क्या डिफरेंस होगा। ये इसमें सारे क्वेश्चन कौन से चैप्टर के, फर्स्ट। ओके और उधर जाएंगे तो एक चैप्टर 1 होगा, एक चैप्टर, और ये सब 2-2 मार्क के क्वेश्चन होंगे। ओके ऐसा है ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर। एक बार केस स्टडी पढ़ लेते हैं। हाँ नहीं टोटल एमसीक्यू की बात कर रहे हैं अपन। एमसीक्यू कितने मार्क आएगा ईआईएस का, 15 है। 15 ईआईएस 15 एसएम, सेम ईआईएस भी एसएम भी सेम। किस्मत तुम्हारी रही तो शायद स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू जल्दी ज्यादा आ जाए। अदरवाइज कॉम्बिनेशन ऐसा है कि 10 मार्क का इंटीग्रेटेड केस स्टडी एमसीक्यू आता है और 5 मार्क का डायरेक्ट एमसीक्यू आता है। जो अपन ने अभी किए इसमें से 5 मार्क के क्वेश्चन है, और जो इंटीग्रेटेड केस स्टडी की है ये अपने लिए 5 क्वेश्चन आएंगे या 7 क्वेश्चन आएंगे डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। 5 क्वेश्चन आए तो 2-2 मार्क के होंगे, और 7 आए तो 4 या 3 2-2 मार्क के ऐसे होंगे, और ऐसे 1-1 मार्क के ये करेंगे। ऐसा होगा 3, मतलब डिपेंडिंग ऑन ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये अपन केस टू केस बोल सकते हैं। बट मैं बताऊं इसमें फायदा क्या है या मैं इसको क्यों करता हूं, मतलब ये क्लास में भी, मतलब आप नोट करना मैं आपको इसके लिए ये थियोरिटिकल भी क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको एग्जांपल मैंने जब भी इसके बारे में जो क्वेश्चन बोला ये सब थियोरी क्वेश्चन भी हो सकते हैं पूरे सेम। ओके ये थियोरी क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे रे। ओके एग्जांपल अगर स्क्रीन पे देखोगे आप 19th वाला क्वेश्चन एक बार देखो, स्क्रीन वाला एक बार देख लो 1 मिनट। ओके A&B Financial Limited कंपनी प्रोवाइड लोन अगेंस्ट गोल्ड, कंपनी हैज क्रिएटेड ब्ला 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 ब्ला, सिक्योर्ड वॉल्ट में रखा हुआ है। ओके मैनेजमेंट डायरेक्टिव इंश्योर होगा। ओके फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह ये वर्ड छोड़ दो। ओके ये वर्ड छोड़ दो, ये वर्ड छोड़ दो। ओके ये वर्ड आप छोड़ दो, खाली ये वर्ड पूरा छोड़ दो। ओके इसके आगे आएगा बेस्ड ऑन अबाउ कॉन्सेप्ट प्लीज एक्सप्लेन व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कुछ समझ में आया? तो फिर इसके लिए कितने आंसर लिखने होंगे अपने को, 5। कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग, हेड पॉइंट मसाला। थियरी समझ में आ रही है? और थियरी कितने मार्क की आई है देखो, पेपर पैटर्न पे अपन बाद में जाते हैं, मैं वो वापस अपन मिक्स मैच कर लेंगे। ओके चीजें चेंज नहीं करते। तुमको ये एमसीक्यू समझाए तो ये इंटीग्रेट के स्टडी कितने आएंगे, एक ही आएगा, और क्वेश्चन कितना होगा 5, और उसके लिए अपन कम से कम 40 केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं। 40 इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ बोल रहा हूं, मोर देन इनफ। पर इसका सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव है थियरी भी सॉल्व हो जाएगी। इस ये आउटकम है मेरा। तो थियरी अलग से सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, खत्म कर लो, देखते हैं। ओके एबीसी लिमिटेड, ओके इलस्ट्रेशन 1.1 पे आगे सब लोग। एबीसी लिमिटेड इंगेज, और हीरोगिरी करना वो लास्ट में बताऊंगा। हीरोगिरी करना मत सीधा कि केस स्टडी पढ़ने का नहीं, सीधा क्वेश्चन पे आने का। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो केस स्टडी पे आने का, करना ऐसे ही है, लेकिन लास्ट में। पहले अपनी हीरोगिरी मत करना, यानी इन शॉर्ट अपने को नीचे देखने के बाद मालूम पड़ गया क्या है डायरेक्टली, ठीक है, पर वो लास्ट में उतना एक्सपर्टाइज होना चाहिए। इधर अपने को आंसर रिकॉल करने के लिए सीक्वेंस बनाना पड़ता है। अच्छा आईटीजीसी बोला तो 2 मिनट में रिकॉल भी नहीं हुआ, अपने को आईटी कंट्रोल बोला, अच्छा आईटी कंट्रोल फिर आईटीजीसी एप्लीकेशन, तो अपने को एक्सपर्टाइज होना पड़ता है। एक्सपर्टाइज मतलब समझे, मल्टीपल क्वेश्चन पे जाइए।
एबीसी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, मैंने हाईलाइट कर लिया. इट इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पुअर कस्टमर सर्विस ड्यू टू इट्स ब्रोकन इनएफिशिएंट एंड मैनुअल प्रोसेसेस. यानी आपको पहले लाइन में क्रक्स समझ में आ गया, इनका सिस्टम कैसा है, मैनुअल. ठीक है, इधर तक सब लोग क्लियर है. ठीक है, आगे आते हैं. आगे में क्या बोलते हैं ये लोग, द कस्टमर ऑफ द कंपनी आर बिकमिंग मोर डिमांडिंग विथ रिस्पेक्ट टू हायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड डिलीवरी टाइम. To remain competitive in the market and to overcome the issues faced by customer, the company decided to optimize and streamline its essential business process using latest technology to automate the functions involved in carrying out essential process. मेरे को बता मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग, ऑटोमेशन. बीपीए कर रहे हैं, दिमाग में झिप गया. ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट विथ ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस it will be able to extract maximum benefit by using the available resource to their best advantage. ठीक है भाई. Moreover, with the automation, the company will be able to integrate various process and serve its customer better and faster. ये भी मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो, जिनका ऑलरेडी सिलेबस हो चुका है चैप्टर 2 का, उनको ऑलरेडी आइडिया है कि इंटीग्रेट करना एक पॉइंट हो गया, और इंटीग्रेशन के बाद ईआरपी में बिना टेक्नोलॉजी के काम नहीं होगा. क्योंकि अगर मैं आपको ईआरपी रिकॉल करवाऊं तो आपको मालूम है एक सेल्स ट्रांजेक्शन हुआ तो कितने जन को इन्फॉर्म करना पड़ता है, अलग अलग जगह. सेल्स आया तो आपको परचेस वाले मतलब परचेस वाला करेगा, दूसरा वेयर हाउस, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, प्लान मेंटेनेंस. अब मेरे को बताओ क्या बिना सॉफ्टवेयर के काम होगा क्या? तो इंटीग्रेशन के लिए अपने को टेक्नोलॉजी की बहुत सख्त जरूरत होती है. ये आपको स्टेटमेंट याद होगा, और स्टेटमेंट में वापस रिकॉल करा दूं. इज ईआरपी ए सॉफ्टवेयर? नो, बट ईआरपी विल नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर. ये बेस है मालिक. ओके. The management is aware that automation of business process will lead to new type of risk in the company. The failure or malfunction of any critical business process will cause significant operational disruption and materially impact its ability to provide timely services to its customer. The management of ABC Limited adopted different enterprise risk management strategies to operate more effectively in an environment filled with risk. To reduce the impact of these risks, the company also decided to implement necessary control. मोटा मोटी केस स्टडी से आपको क्या समझ में आया? मोटा मोटी केस स्टडी से समझ में आया कि एक कंपनी है जो सर्विसेज अच्छी दे नहीं पा रही है क्योंकि मैनुअल सिस्टम है, तो अब वो क्या करना चाहती है, ऑटोमेशन. और मैनेजमेंट को पूरा विश्वास है कि ऑटोमेशन करने के बाद वो सर्विसेज दे पाएगी. लेकिन उनको ये भी समझ में आ रहा है कि जैसे ही अपन ऑटोमेशन में जाएंगे तो कई तरह के रिस्क आएंगे, और उसको मिटिगेट करने के लिए वो लोग क्या करने वाले हैं, ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट. मेरे ख्याल से इधर तक समझा एवरीबडी? ओके, तो पहला क्वेश्चन, रीड द अबव इलस्ट्रेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. बताइए, आराम से पढ़िए, मेरे को बताइए पहला आंसर क्या होगा. बहुत तोड़ क्वेश्चन है, और कैसे लिंक करोगे आई डोंट नो. आंसर नहीं, आंसर नहीं. राघव जी परफेक्ट. हाँ, पहले तो मेरा क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंटेशन छोड़ दो. मेरा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस तरफ फोकस कर रहा है, ये क्वेश्चन किस वे से लेके जा रहा है ये. The process automated by ABC are susceptible to many direct risk, indirect risk. Which of the following factor cannot be considered valid in case of companies fail to achieve desired results? कंपनी अपने रिजल्ट से ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे कर पाएगी? तो पहला ये बोलते हैं, the business processes are not well thought or executed to align with business objectives. The staff may perceive automated process as threat to their job. Okay, the documentation of all automated process is not done properly. And the implementation of automated in the company may be expensive proposition. अब मेरे को बताओ ये किस कंटेक्स्ट से क्वेश्चन जा रहा है? चैलेंजेस ऑफ बीपीए. अगर आपको याद है चैलेंजेस ऑफ बीपीए, एक बार रिकॉल कर रहे थे चैलेंजेस ऑफ बीपीए. मेरे को बताओ सबसे पहले कितने चैलेंजेस होंगे? 4. सबसे पहले सारे प्रोसेस आप ऑटोमेट करोगे, रिडंडेंट, याद है मालिक? सेकंड, ओके, आप मालूम है आपको बीपीआर करना, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोसेस. तीसरा सिनेरियो तुम मना कर, स्टाफ रेजिस्टेंस. एंड चौथा पॉइंट, तो अब कॉस्टली है. तो अब लॉजिकली डायरेक्टली आंसर आ रहा है. ओके, तो मेरे को बताओ क्या ये कॉस्टली प्रोपोजिशन है? यस. ओके, तो ये तो रहने वाला है. ओके, उसके पहला ओके बी वाला, स्टाफ में उनको थ्रेट टू जॉब्स है. यस. ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी सिर्फ ए और सी बचा है. तो ए और सी में से क्या ऑप्शन सही है? कौन सा, मतलब कौन सा एक है?
द बिजनेस प्रोसेस आर नॉट वेल थॉट और एग्जीक्यूटेड टू अलाइन विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ओके, ये भी चैलेंज में है कि नहीं है? मेरे को बताओ पहला आंसर क्या था, 4 चैलेंजेस क्या थे मेरे? एकदम इजी आंसर है यार, मतलब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए था मेरे को, खाली यही था कि लिंक हुआ कि नहीं हुआ, बट अभी लिंक हो गया तो यार मेरे को बताओ 4 पॉइंट क्या थे मेरे। मेरा पहला, अपन सब ऑटोमेट कर देंगे, मतलब इसका मतलब व्हेन यू शुड इन्वेस्ट इन आईटी, तो मतलब पहला पॉइंट क्या हुआ, विदाउट रिक्वायरमेंट भी आपने इन्वेस्ट कर दिया, मतलब आईटी ऑब्जेक्टिव अलाइंड और नॉट अलाइंड, तो पहला पॉइंट वही है ना। तो पहला चैलेंज, खाली वर्ड उन्होंने चेंज किया है, क्या हुआ है? ओके, बिजनेस प्रोसेस आर नॉट वेल थॉट और एग्जीक्यूटेड टू अलाइन विथ बिजनेस ओके ऑब्जेक्टिव। समझ में आ रहा है मालिक? यानी प्रोसेस आपके सही तरह से नहीं है, तो आईटी का यूसेज कैसे करोगे? ओके, तो इसका बेस्ट आंसर कौन सा होगा मालिक? बेस्ट क्या मतलब तोड़ आंसर यही है, द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस इज नॉट डन प्रॉपरली। ये चैलेंज है ही नहीं, ऑटोमेशन में ये चैलेंज नहीं है। ऑटोमेशन के चैलेंजेस याद रखना, तो चैलेंजेस इन बीपीए, एवरीबॉडी क्लियर मालिक? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है कि भाई यार कॉम्प्लेक्सिटी ये पॉइंट कैसा गया है, उल्टा गया है, रिवर्स आंसर गया है, रिवर्स। अगला आंसर भी आपका आना चाहिए, अगला आंसर भी तोड़ है, अगला आंसर भी तोड़ है। द प्रोसेस ऑटोमेटेड बाय एबीसी आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन, द डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी इज कीप बिजनेस प्रोसेस एक्सपोज द कंपनी टू वेरियस इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल थ्रेट्स। According to you, external threats leading to cybercrime in BPA is because organization is having highly defined organizational structure with clearly defined roles and responsibilities. There may not be one or multiple vendors, but multiple vendors. The system environment provide access to customers anytime, anywhere, and the dependence on technology is insignificant. घाई नहीं करते। ओके, पहला पॉइंट, ये लोग कौन से क्राइम में इंटरेस्टेड है? साइबर क्राइम। पक्का क्लियर है? ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल है, पहला साइबर क्राइम है, मतलब मेरे को बताओ साइबर क्राइम और नॉर्मल क्राइम में डिफरेंस क्या समझाया मैंने कभी भी? फिजिकल और ये नहीं बताया मैंने, ये नहीं इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, फिजिकल होना चाहिए, इसका डिस्कशन था ही नहीं। मैंने बहुत अच्छे से फिजिकल, आप कंटेंट वाइज बोल रहे हो, मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए। आईटी इज इन्वॉल्व क्या? नहीं रे, आईटी इज इन्वॉल्व का कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस किया था मैंने। हमेशा डिफरेंस बिटवीन साइबर क्राइम और नॉर्मल क्राइम बताया था। ओके, मेरे को बताओ अगर इधर चोरी करनी है तो उसको क्या, उसको इधर आना पड़ेगा? ओके, इधर आना पड़ेगा, चोरी करनी है। मेरे को बताओ पर्स चोरी किया, साइबर क्राइम या नॉर्मल क्राइम? ओके, इधर से चोरी किया ना पर्स, मेरे को बता, लेकिन उसने मेरे बैंक से कहीं पर भी बैठ के पैसे निकाले, कौन सा? साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, हमेशा। और जो मैडम ने बोला फिजिकल एंड लॉजिकल ना, तो एक्सेस के ऊपर बात कर रहे हैं, एक्सेस के ऊपर। ओके, फिजिकल चोरी लॉजिकल चोरी मत बोलो, एक्सेस। अब 4 डायरेक्टली निकालो और 4 में से मेरे को बताओ कहां पर है जहां पर कहीं से भी एक्सेस हो सकता है? थर्ड पॉइंट, क्योंकि कस्टमर का एक्सेस है मालिक, और कस्टमर को आप एक्सेस दोगे तो मेरे को बताओ, ये हमेशा बोला है कस्टमर को एक्सेस दिया तो कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर पाएगा, तो इसका ये क्या आएगा? थर्ड पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट अपन बात करते हैं। ओके यार, एक्सटर्नल थ्रेट की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल थ्रेट की बात कर रहे हैं। ओके, प्लीज डू अंडरस्टैंड, 100% मेरे को बताओ, अगर आप ऑटोमेशन में जाओगे, क्या डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी इज इनसिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट? अगर आप ऑटोमेशन करते हो तो डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट है, तो डी वाला तो कट ही करो, तो इसकी वजह से क्या लेना देना भाई? ओके, और ए और बी, अगर पहला क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन में हाईली डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अरे ये लोग बोल रहे हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो डोंट यू थिंक ओके यहां पर रिस्क है या नहीं है? ओके है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी सब कुछ बताई है, तो ये रिस्क है क्या? नहीं समझ में आया तुमको? ये रिस्क है या नहीं है? क्यों नहीं है? अगर कल कुछ फ्रॉड हुआ तो क्या मेरे को क्लियर मालूम पड़ेगा प्रमोद ने किया या मैंने किया? यस, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड है, और डिफाइंड और एनीवे डिफाइंड भी है तो इंटरनल होगी। क्या होगी? इंटरनल। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए ऑलरेडी है, देयर मे नॉट बी मल्टीपल वेंडर, देयर मे नॉट बी वन बट मल्टीपल वेंडर्स। अनडाउटफुली वेंडर्स का कॉन्सेप्ट हो सकता है, नो प्रॉब्लम, इसमें मैं वेंडर को भी पॉइंट दे सकता हूं। ओके, जिसमें मैं वेंडर को भी पॉइंट दे सकता हूं, क्योंकि मल्टीपल वेंडर एक्सेस कर रहे हैं ना, लेकिन बी और सी में से बी को भी पॉइंट दे सकता हूं मैं, नहीं ऐसा नहीं है, बी को भी दे सकता हूं, बी को भी दे सकता हूं, लेकिन बी में एक्सेस कितने वेंडर भी तो आना था एक्सेस करे। मेरे को बताओ वेंडर इंटरनल है एक्सटर्नल है? वेंडर कौन है? तो वो भी एक्सटर्नल ही है ना, वेंडर भी तो हैक कर सकता है मेरे सिस्टम को, लेकिन कितना लिमिटेड होगा, क्योंकि उसका एक्सेस किसको दिया होगा? खाली जितने वेंडर है, लेकिन कितने कस्टमर है, ऐसे डिफाइंड है क्या?
अब मेरे को बताओ, मेरे को कस्टमर को एक्सेस देना है, तो क्या मेरे को लिमिटेड कस्टमर होंगे, तो कस्टमर का एक्सेस ज्यादा होगा। वापस बोलो, इसमें तुम सब समझ में आ रहा है क्या, इसमें दोनों आंसर है, कॉन्सेप्चुअली दोनों आंसर है, लेकिन इसमें से दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा। ओके, एंड दैट इज योर पॉइंट नंबर सी। मेरे ख्याल से झूपा मालिक, अरे हाय या ना, ठीक है। अगला पॉइंट, तो सी वाला आंसर अपन मोर प्रिफर कर रहे हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट, द मैनेजमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड एडॉप्टेड होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। एनी आइडिया होलिस्टिक मतलब? हुली नहीं, हुली अपना बंदा है। होलिस्टिक, होलिस्टिक, होलिस्टिक सुना है कभी ये वर्ड? होलिस्टिक अपने इसमें नहीं आया, डोंट वरी, तुम ऐसा मत समझना, चलो ताते ने बताया तो मालूम ही नहीं पड़ा। अपने इसमें नहीं आया ये। होलिस्टिक मतलब क्या होता है? वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस। ओके, एग्जामिनेशन रिजल्ट आने वाला है, होलिस्टिक अप्रोच लो। कोई भी बोलता है मुझे, मैं उसको होलिस्टिक अप्रोच बताता हूं। होलिस्टिक अप्रोच मतलब क्या होगा, क्या ज्यादा ज्यादा फेल। ओके, क्या घर से निकाला जाएगा, गाली मिलेगी खाली, बस सुन लेने का। दो कान है ना, दो कान क्यों दिए, मैं दो कान क्यों दिए तुमको? एक कान सुनने के लिए, दूसरे से निकालने के लिए, ठीक है। और देखो देखो ऐसा मत बोलना सर मेरे दिल में तीर चुभते हैं, सर दिल में कोई कुछ दाने देता है, मेरे दिल में तीर चुभते हैं। अबे तेरे घर वाले, अरे क्या तीर चुभाने का, तीर चुभाने का बाहर वालों से चुभाने का, लेकिन बाहर वालों के साथ से सीए बनने के बाद चुभाने का, मतलब अपने आप उसको चुभेगा। और किधर मालूम नहीं, तुमको समझ में आ रहा? ओके, तो नेवरलेस थर्ड पॉइंट होलिस्टिक समझ में आ रहा है मालिक? परफेक्ट। Approach of enterprise risk management by implementing control across the company. Identify the false statement with respect to components of ERM framework. शांति से पढ़ना भाई। ओके, बहुत मतलब टेक्निकल वर्ड है, और पेशेंस कितना चाहिए समझ में आ रहा है क्या? हाँ, नेक्स्ट लेवल चाहिए। और जय माता दी कर दिया तो खत्म है करनी है। और वापस बोल रहा हूँ, ये 15-15 30, ये जो अपने 30 है, इसमें से अपने को 25 निकालना है। ओके, 25 5 मार्क तो रिस्क देना, स्वाहा देना पड़ता भाई, देने का अपन ने। 30 में से 30 भी निकलते, पर क्यों, किसी और को देंगे 25। भाई वो क्या आंसर आ गया? होलिस्टिक का मतलब होल की सेंस में नहीं होता क्या? नहीं, होलिस्टिक का मोर रिलेवेंट मतलब होता है कि वर्स्ट के सिनारियो, या पूरा सब कुछ ले भाई, तू ये सब कुछ कर ले, क्या होगा, दैट्स इट। होलिस्टिक का ये है। वैभवी तोड़ मालिक, ठीक है। अब मेरे को बताओ क्या लिख रहा है। ओके, मेरे को बताओ क्या आंसर आया आपका, एक बार मैं पढ़ लेता हूं, बताइए आप मेरे को क्या रिलेवेंट आंसर है। पहला पॉइंट, एज ए पार्ट ऑफ इवेंट आइडेंटिफिकेशन, पोटेंशियल इवेंट्स that might have a impact on entity should be identified। मेरे को बताओ इवेंट आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे? इवेंट आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्या? परफेक्ट, ठीक है। एज ए पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट कंपोनेंट, आइडेंटिफाइड रिस्क आर एनालाइज्ड टू फॉर्म ए बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग हाउ दे शुड बी मैनेज्ड। अगर आपको याद होगा, रिस्क असेसमेंट में हमेशा हमने क्या किया है? आइडेंटिफाई, असेस एंड मैनेज करने के लिए बेसिस रहेगा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। As a part of monitoring, the entire ERM process should be monitored with no further modification in system required। Okay, अगर आपको याद आएगा, ये अपन ने क्लियर आया हुआ है कि मॉनिटरिंग क्यों करते हैं? फर्दर मॉडिफिकेशन करने के लिए। क्योंकि मालिक एकदम सिंपल लॉजिक याद रखो, क्या आज जो रिस्क एपेटाइट है, लाइफ लाइक वो रहेगा क्या? मॉडिफाई होगा ना उसमें, तो जब मॉडिफाई होगा तो चीजें चेंज होगी, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट फोकस ऑन। एंड लास्ट वाला एक बार रीड मार लेते हैं। ओके, लास्ट वाला रीड मारने का, फिर भी अगर सी में आगे भी कॉन्फिडेंस, तो भी एक बार देख लेने का, क्योंकि दोनों में से बेस्ट हो सकता है। वैसे इसमें बेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, पर है। एज ए पार्ट ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर एस्टैब्लिश्ड एंड एग्जीक्यूटेड टू हेल्प एंश्योर दैट रिस्क रिस्पॉन्स दैट मैनेजमेंट सिलेक्टेड आर इफेक्टिवली कैरिड। ये भी बराबर ही है। तो इसमें से आंसर क्या हो गया मालिक? सी। मेरे ख्याल से राघव समझ में आया? राघव समझ में आया? सी क्यों समझ में आया? सी का रीजन क्या था? मॉनिटरिंग में क्या हमें मॉडिफाई करना पड़ता है? यस। ओके, अगला, ये भी इजी आंसर है, डायरेक्ट है, ये तो रट ही डालो, खत्म कर दो। द मैनेजमेंट ऑफ एबीसी इंप्लीमेंटेड डिफरेंट आईटीजीसी across different layers of IT environment with an objective to minimize the impact of risk associated with automated process. Which of the following is not example of ITGC? Okay, इसका आंसर डायरेक्टली है बी, खत्म कर रहे हैं।
अच्छा राघव, तूने ये रीजन लिखा था क्या? मेरे को लगा था क्वेश्चन था। ओह सॉरी सॉरी राघव, आई एम रियली सॉरी राघव, मतलब एकदम तोड़, मतलब समझ तोड़ है, पर आई एम सॉरी। हाँ राघव, बी नॉट ए आईटीजीसी, तो बी किस में आता है एनीवे? प्रोसेसिंग कंट्रोल। आपने पढ़ा ही नहीं है सर, प्रोसेसिंग वर्ड आया क्या? जो आईटीजीसी में नहीं आता वो किस में जाता? खत्म, आगे आएगा 3 में। ओके, तो हमेशा उस कहानी में ऐसे रखना, 2 ही है कंट्रोल पूरे सिलेबस में, जनरल, एप्लीकेशन। अगर जनरल में नहीं आया तो कहानी है एप्लीकेशन में रहता भाई। तो इसमें से ये पॉइंट है, तो ये बाकी बी वाला क्लोज हो गया, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1.2, ओके ये पढ़िए फटाफट। ओके, फ्लोचार्ट का एक ही क्वेश्चन है उस पर, ज्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन है, छोड़ देने का फ्लोचार्ट का क्वेश्चन। कितना भी रहा फास्ट ट्रैक में फटाफट पढ़ लेने का। फास्ट ट्रैक में मतलब ऐसा, मैं सिर्फ आपको मेथड अप्रोच बताते जाऊंगा, बट फास्ट ट्रैक में पढ़ लेने का। प्रोडक्ट में, अरे वो प्रोडक्ट में वर्डिंग टाइपिंग में प्लस माइनस होगा, प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड करना, फोर्थ मत करना, क्योंकि फोर्थ अपना फ्लो चार्ट का मालिक। थोड़ा सा कुछ होता है मालिक, एरर थोड़ा सा ये हो गया रहेगा। राघव समझा नहीं मेरे को। फर्स्ट का क्या आंसर है? ओके क्या आंसर है पहला? विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस प्रोसेस आर नॉट बेस्ट सुटेड फॉर ऑटोमेशन? याद है क्या? ये आंसर उल्टा है, विच प्रोसेस शुड बी ऑटोमेटेड। तो मेरे को एक बार आंसर बता दो, विच प्रोसेस शुड बी ऑटोमेटेड? हाई वॉल्यूम, हाई पीपल, मतलब मल्टीपल पीपल, टाइम सेंसिटिव, ऑडिट ट्रेल एंड एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट। तो खत्म है, उसमें से जो नहीं मिल रहा है वो खत्म हो गया। ओके, ये डायरेक्ट आंसर है आपका, तो बस उल्टा लिखना है, ये उल्टा आंसर है। ओके, तो इसके हिसाब से प्रोसेस हैविंग रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। प्रोसेस रिक्वायरिंग एम्प्लॉय टू यूज पर्सनल जजमेंट। अब ये क्या है, मतलब पर्सनल जजमेंट, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? एग्जाम्पल इसका मैंने यूज किया हुआ है ये पॉइंट, पर्सनल जजमेंट। प्रोसेस रिक्वायरिंग एम्प्लॉय टू यूज पर्सनल जजमेंट। हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं यार। तो माँ कसम ऐसा पीटने का मन होता है, तो इतना रिपीटेटिव में डिस्कस किया होगा यार। जी कौन से प्रोसेस है? ओके सर मेरे को बताओ, प्रोसेस मेरे को बताओ, आपको कॉन्फिडेंस कौन से प्रोसेस पे आएगा, ऑटोमेटेड या नॉन ऑटोमेटेड? लेकिन ऐसे नॉन ऑटोमेटेड प्रोसेस भी हो सकते हैं जो ऑटोमेट कर ही नहीं सकते, ये मैंने डिस्कस किया होता है, जिसमें पर्सनल जजमेंट है।
नहीं नहीं, वो तो अपन ऑटोमेशन के लिए रेजिस्ट करेंगे। और एक जिसमें पर्सनल जजमेंट होता है उसको भी ऑटोमेट नहीं करेंगे। पर्सनल जजमेंट, एक्सपीरियंस, नॉलेज, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, ठीक है। मैं तो और अरे क्या, हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट। प्रोविजंस, डाउटफुल डेट्स प्रोविजन के लिए परसेंटेज कितना देना है याद है मेरे को? बता, प्रोविजन देना है कितना देना है, कितना देना चाहिए प्रोविजन? 5%, 10%? मैटर ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। तो हो सकता है मैं 5% बोलूंगा, ये 10% बोलेगा। तो मेरे को बताओ इसमें ऑटोमेशन काम आएगा क्या? क्योंकि ये सिस्टम में अपने को बताना पड़ेगा। तो ये ऑटोमेट होगा क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। मेरे हिसाब से तो अभी तो यही है। मेरे को बताओ इसमें, अरे क्या ये ऑटोमेट करना चाहिए क्या? नहीं। अगला वाला पॉइंट तो आपके आंसर से ही आ रहा है डायरेक्टली। टाइम सेंसिटिव प्रोसेस, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट। समझ में आ गया क्या? तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। बी कैसे समझ में आया ना? ठीक है। ओके, सेकंड वाला आंसर भी बता दो। अच्छा, पढ़ा नहीं क्या तूने? अच्छा, मेरे को लगा पढ़ लिया। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी 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 सॉरी। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये पिछले वाले में ही बताया था मैंने, ये आपके स्टार्टिंग एमसीक्यू में समझाया मैंने। कौन सा ये आंसर? सी। कैसे आया समझा? ये स्टेप्स इन बीपीए याद आया क्या? सेम आंसर, मतलब आपको बस वो एमसीक्यू में था, ये इंटीग्रेट में गया। तो इसका आंसर सी है, कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस कर रहा है, ये मुझे डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा ना समझेगा। रेजिस्टेंस कर रहा है, मेरे को कैसे मालूम पड़ता है? यूजुअली रेजिस्ट करना मतलब क्या होता है? मना करना। तो मना कैसे करता है? आंखों ही आंखों में। ओके, एनी आइडिया? अगर आप सपोज आप आईएएस ऑडिटर हो, ओके, आपने मेरे ऑर्गेनाइजेशन एटी एकेडमी में आपने कोई प्रोसेस डाले, आपको कैसे मालूम पड़ेगा हुली या प्रमोद रेजिस्ट कर रहे हैं? एक जनरल क्वेश्चन है, और ये ऑडिट में होता है, मतलब ये ईआईएस में भी लॉजिक है, पर वो ठीक है, जनरल पॉइंट पे पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, इसका मतलब तेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? वही मैं पूछ रहा हूँ। ऑडिट करके ठीक है रे, ऑडिट मतलब मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशंस, व्हेन यू ऑब्जर्व द थिंग्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं ना अपन, ऑब्जर्वेशन, दिस आर थिंग्स व्हिच नीड टू बी ऑब्जर्व। मेरे ख्याल से समझ में आया? तो ये ऑब्जर्व करके रेजिस्टेंस समझेगा, डॉक्यूमेंटेशन से रेजिस्टेंस नहीं समझता है। तो इट इज थोड़ा सा जनरलाइज क्वेश्चन व्हिच एप्ली मल्टीपल थिंग्स। ओके, ये हो गया परफेक्ट। काम लेट करना, ऋषिकेश बोलता है काम लेट करना। अगर उसको मैंने बोला काम दे मेरे को आज, वो नहीं दे रहा है, कल दे रहा है, इसका मतलब वो रेजिस्ट कर रहा है। तो ये कैसे समझेगा? ऑब्जर्व। ये सब ऑब्जर्वेशन ही होता है। अगला पॉइंट रीड मारो। समय दे रहा हूं, नहीं तो कोई बोलेगा मेरे को कि समय नहीं दिया गया। When DXN Limited decided to adopt automation to support critical business processes, it exposed itself to number of risks. One is that automated process could lead to breakdown in internal processes, people and system. Is a type of, कौन सा है? फाइनेंशियल है? नहीं। स्ट्रैटेजिक भी नहीं है, कंप्लायंस भी नहीं है। कौन सा है? ऑपरेशनल। अरे आपके सिस्टम की लगा डाली डे टू डे के। एवरीबॉडी क्लियर? पक्का? ओके, एंड सुनो सुनो सुनो। ओके, लास्ट वाला सॉल्व मत करो। ओके, वो फ्लो चार्ट है, बाद में देखने के बाद देख लेना मालिक। क्लियर है? किसका डी लग रहा है? रुको रे, ब्रेक है क्या? ब्रेक तो रुकना। वाट लग गई तो लग गई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चलने दे। हाँ ठीक है। अरे रुक ना, कर थोड़ा सा थियरी आंसर कर लेते हैं अपन। चैप्टर 1 का क्लोज कर देते रिकॉर्डिंग, फिर अपनी रिकॉर्डिंग के पार्ट्स नहीं बनते ना। दो सेकंड करते ना, क्या है? फोर्थ वाला आपको इसका फ्लो चार्ट है मालिक। हाँ, क्या बोल रहा था तुम अंटर? कुछ बोल रहा था? ठीक है। अच्छा, फोर्थ वाले का आंसर देख लेना, दिया हुआ है वो फ्लो चार्ट होने के बाद ही है। फिर मैं अभी बोलूंगा तो खाली टिकी, मतलब दिया हुआ वही है, और क्या है? सुनो, तो मेरे ख्याल से जो अप्रोच मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके, ये अभी मैं हर लेक्चर में नहीं बताऊंगा। अब मैं 3A में जब चालू करूंगा, या मैं चैप्टर 2 में करने वाला हूँ मंडे को, उसमें मैं ये अप्रोच नहीं करूंगा। अभी आपको अप्रोच मालूम पड़ेगा। हाँ, मतलब जो चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे उसमें मैं ऐसे मतलब ये करूंगा अप्रोच।
पर स्टार्ट अपन ने कैसे करना है, एग्जाम्पल मतलब कैसे कैसे क्या फ्लो करना है। तो पहला पॉइंट आपने नोट करना है, ओके, सबसे पहले डायरेक्टली जो नहीं है उसको डिलीट करते जाओ, फिर आपको एक दो चीज मैच होगी, ओके। अगर आपको चारों मैच हो रही है तो भाई आपके पास एक ही ऑप्शन है, जय माता दी, क्योंकि चारों मैच होने वाली संभावना हो रही है, इसका मतलब अपने को कंटेंट का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा तुमको? चारों कभी मैच नहीं होंगे, ओके। दो हो सकते हैं, ज्यादा ज्यादा तीन हो सकते हैं, मतलब एक तो डायरेक्टली एलिमिनेट होना चाहिए। तो पहले स्टेप क्या होना चाहिए आपका? एलिमिनेशन। पहले एलिमिनेट करते जाओ, एलिमिनेट करने के बाद जो बचे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि दो बेस्ट हो, जो मैंने आपको बताया, दोनों हो सकते हैं और दोनों हो सकते हैं। अब यहां पर आपको दोनों में से बेस्ट कैसे है, तो उसके पर थोड़ा सा अपने जो प्लान ऑफ एक्शन है एक्सपांड करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, वेंडर का आपने देखा था, वेंडर भी हैक कर सकता है और कस्टमर के एंगल से भी हैक हो सकता है, लेकिन वेंडर का हैकिंग लिमिटेड होगा कि उसके चैनल ऑफ एक्सेस कितने हैं, कम होंगे। एग्जाम्पल 10 वेंडर हो गए, 20 वेंडर हो गए, 50 होंगे, 50 चैनल ऑफ एक्सेस है। कस्टमर के 50 होते क्या? कस्टमर कैन बी, मतलब कस्टमर, जब मेरे को कस्टमर को एक्सेस देना है, मेरे को बताओ मेरी वेबसाइट का कस्टमर को एक्सेस देना है, तो मेरे को बताओ मैं ऐसा लिखूंगा कि भाई यार ओमी एक्सेस करे या निधि एक्सेस करे या शशांकी एक्सेस, ऐसा होगा क्या? नहीं, मैं जनरल करूंगा। मेरे को बताओ तो यूएस में बैठने वाला भी तो मेरा सिस्टम है, मतलब देख सकता है और हैक कर सकता है। दैट एक्जैक्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अप्रोच ये रहना। दूसरा, अब सर थियरी प्रैक्टिस, थियरी क्वेश्चन अपन ने देखने चाहिए क्या? अभी आपको इससे ज्यादा थियरी क्वेश्चन क्या देखना है? आपको यही क्वेश्चन थियरी में कन्वर्टेड है, जो मैंने आपको बताया, यही क्वेश्चंस है और इसी के साथ में थियरी अटैच हो सकती है। एग्जांपल इसी क्वेश्चन को ले लो, इसी क्वेश्चन को मैं बताता हूं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पहला वाला पॉइंट, ये हो सकता है डीएसएन है, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ब्ला ब्ला कर रहे हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस प्रोसेस आर नॉट बेस्ट सूटेड टू ऑटोमेशन। ये बाकी उड़ा दो, आपकी थियरी क्वेश्चन ये हो गया। अभी ये मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा? कुछ समझ में आ रहा है आपको? कि क्वेश्चन ये होगा भाई डीएक्सएन है, जिसने इंप्लीमेंट किया है, फर्स्ट टाइम कंसल्टेंट सजेस्ट कर रहे हैं नॉट टू प्रोसेस ऑटोमेट ब्ला 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 ब्ला, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस प्रोसेस। ये थियरी क्वेश्चन है भाई। अगर याद होगा अपन ने जो चार्ट बनाया हुआ है या चैप्टर 1 का मैंने जो भी बताया उसके अंदर मैंने क्लियर लिखा है, ओके, विच प्रोसेस शुड बी ऑटोमेटेड क्वेश्चन है अपना, लेकिन उसके अंदर मैंने और एक क्वेश्चन लिखा है, इट शुड नॉट बी ऑटोमेटेड, यही लिखना है और लास्ट में एक लाइन ऐड करोगे कि ये प्रोसेस ऑटोमेट, इसके अलावा कोई भी प्रोसेस ऑटोमेट हो सकते हैं, मतलब इसके अलावा कोई भी प्रोसेस ऑटोमेट, मतलब करना नहीं करना ये डिसीजन मेकिंग होगा। मेरे ख्याल से जीपा मलिक, अरे हाँ या ना? ठीक है, टाइम आउट लो, ब्रेक लो, फिर चालू करते हैं।